कभी सोचा है कि प्रीलिम्स के पेपर में बस एक छोटा सा शब्द जैसे नॉट। या ओनली, हाँ बिल्कुल। सिर्फ एक नॉट आपकी साल भर की मेहनत पर पूरा पानी फेर सकता है। ये सच में एक हाई स्टेक्स गेम है। एग्जैक्टली और आज हम लोग इसी गेम के रूल्स को डीकोड करने वाले हैं, वन एमसीक्यू एट अ टाइम। तो इस सुपर हाई एनर्जी सेशन को फ्यूल करने के लिए एक छोटा सा काम करना है। जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए। लाइक बटन को भी थोड़ा टैप कर दीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिए। आपका सपोर्ट ही इस शो की कैफीन है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिल्कुल। वेलकम एवरीवन। आज हमारा मिशन बिल्कुल क्लियर है। हम सिर्फ 12 क्वेश्चंस के सही आंसर नहीं ढूंढ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम हर एक क्वेश्चन का कंप्लीट 360 डिग्री ऑटोप्सी करने वाले हैं। वाओ। हम कोर कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ऑप्शंस एलिमिनेट करने की आर्ट मास्टर करेंगे और वो हाई यील्ड पेरिफेरल नॉलेज गेन करेंगे जो अगले अटेम्प्ट में गेम चेंजर साबित होगी। कहाँ से शुरू कर रहे हैं हम? हम ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स की एक्सक्लूसिव दुनिया से शुरू करेंगे, फिर सीआरआर के साथ आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी टूल किट में डाइव करेंगे और उसके बाद ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के साथ इकोनॉमिक्स का ह्यूमन साइड एक्सप्लोर करेंगे, एफआरबीएम एक्ट के जरिए गवर्नमेंट के डिसिप्लिन को समझेंगे और यहाँ तक कि इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट्स का स्ट्रक्चर भी ब्रेक डाउन करेंगे। मतलब पूरा पैकेज। हाँ, ये एक लंबी, डिटेल्ड लेकिन सुपर रिवॉर्डिंग जर्नी होने वाली है। सो लेट्स बिगिन। ऑसम, मैं तैयार हूँ। चलिए पहला सवाल देखते हैं। ओके, तो आ गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन: Which of the following would most appropriately fall under alternative investment funds? और ऑप्शंस हैं: A. Privately pooled fund investing in unlisted startup companies. B. Public provident fund operated through post office branches. C. Savings account products offered by scheduled commercial banks. D. Small saving schemes administered by the central government. और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है इन्वेस्टमेंट फंड्स। राइट। तो चलिए यहाँ कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं। ये टर्म ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है ना? हाँ, थोड़ा सा। लेकिन आइडिया बहुत सिंपल है। जब हम नॉर्मल इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचते हैं तो क्या दिमाग में आता है? स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, एफडीज, ये सब ये सब ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं। एआईएफ्स, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इनका एक ऑल्टरनेटिव है। ये बिल्कुल एक अलग चीज है। तो मैं गेस कर रहा हूँ ये रेगुलर इन्वेस्टर के लिए नहीं है, जैसे किसी रेस्टोरेंट का सीक्रेट मेन्यू। क्या बात है, बिल्कुल सही एग्जाम्पल। एआईएफ्स प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स होते हैं। चलो इसे तोड़ते हैं। ओके। प्राइवेटली पूल्ड का मतलब है कि कुछ सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स जैसे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी एचएनआईज या बड़े इंस्टीट्यूशंस जैसे पेंशन फंड्स एक साथ आकर अपना पैसा पूल करते हैं। अच्छा, तो ये आम पब्लिक के लिए ओपन नहीं है? बिल्कुल नहीं। और इन्वेस्टमेंट व्हीकल का मतलब है कि इस जमा किए गए पैसे को एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी के हिसाब से इन्वेस्ट किया जाता है। इसके की एस्पेक्ट्स याद रखने हैं। ठीक है। पहला, टारगेट इन्वेस्टर्स, एचएनआईज और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। यहाँ मिनिमम टिकट साइज ही बहुत हाई होता है, जैसे 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़, ओके। दूसरा, इन्वेस्टमेंट एरियाज। ये नॉन ट्रेडिशनल एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे स्टार्टअप्स, अनलिस्टेड कंपनीज, प्राइवेट इक्विटी, रियल स्टेट, हेज फंड्स, बेसिकली हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले एरियाज। गॉट इट। और तीसरा, रेगुलेशन। इन्हें सेबी रेगुलेट करता है अंडर द सेबी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स रेगुलेशंस 2012। ओके, इसको और सिंपल बनाने के लिए मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल ट्राई करता हूँ। जैसे हम शार्क टैंक इंडिया देखते हैं। अ वेरी पॉपुलर शो। इमेजिन कीजिए सारे शार्क्स, अमन गुप्ता, पीयूष बंसल, नमिता थापर, सब मिलकर एक 500 करोड़ का फंड बनाते हैं। ठीक है। ये एक प्राइवेटली पूल फंड हुआ, सही है ना? सिर्फ वही लोग पैसा डाल रहे हैं। अब वो इस 500 करोड़ फंड से 10 सुपर प्रॉमिसिंग अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं जो अभी तक स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड नहीं है। राइट। तो ये जो फंड उन्होंने बनाया, ये क्लासिक एग्जांपल है वेंचर कैपिटल फंड का, जो एक टाइप ऑफ एआईएफ है। सिंपल है ना? दैट इज अ परफेक्ट कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल। बिल्कुल सही। एक वेंचर कैपिटल फंड जो कि एक कैटेगरी 1 एआईएफ है, आमतौर पर यही काम करता है। अब इस क्लैरिटी के साथ चलो ऑप्शंस का डीप एनालिसिस करते हैं। लेट्स डू इट। ऑप्शन ए, प्राइवेटली पूल्ड फंड इन्वेस्टिंग इन अनलिस्टेड स्टार्टअप कंपनीज। राइट और रॉन्ग? ये करेक्ट है। ये एआईएफ की डेफिनेशन से, स्पेसिफिकली वेंचर कैपिटल फंड से परफेक्टली मैच करता है। कीवर्ड्स प्राइवेटली पूल्ड और अनलिस्टेड स्टार्टअप्स से ही पता चल जाता है। ओके, ये तो आसान था। अब आते हैं ऑप्शन बी पर। ऑप्शन बी, पब्लिक प्रोविडेंट फंड ऑपरेटेड थ्रू पोस्ट ऑफिस ब्रांचेस। राइट और रॉन्ग? ये बिल्कुल रॉन्ग है। यहाँ कीवर्ड है पब्लिक। हाँ, एआईएफ्स तो प्राइवेट होते हैं। एग्जैक्टली। पीपीएफ एक गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम है आम जनता के लिए। इसका मकसद सेफ लॉन्ग टर्म सेविंग्स है, हाई रिस्क इन्वेस्टिंग नहीं। ठीक है। यहाँ पेरिफेरल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपीएफ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी, सुकन्या समृद्धि योजना, ये सब नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड यानी एनएसएसएफ का हिस्सा है। अच्छा। इन इंस्ट्रूमेंट्स में गारंटीड रिटर्न्स मिलते हैं और इनका एम आम लोगों में सेविंग्स कल्चर को बढ़ावा देना है। ये एआईएफ्स के बिल्कुल ऑपोजिट है। समझ गया। अब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, सेविंग्स अकाउंट प्रोडक्ट्स ऑफर्ड बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। ये भी पूरी तरह से रॉन्ग है।
सेविंग्स अकाउंट तो एक बेसिक डिपॉजिट प्रोडक्ट है। हाँ, ये तो बस पैसे रखने के लिए है। करेक्ट। इसका AIFs जैसे पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। गॉट इट। और आखिरी वाला ऑप्शन डी, स्मॉल सेविंग स्कीम्स एडमिनिस्टर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी रॉन्ग है। एक्चुअली ये ऑप्शन बी की एक ब्रॉडर कैटेगरी है। ये गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, प्राइवेट फंड्स नहीं। फिलॉसफी कैपिटल प्रोटेक्शन की है, अग्रेसिव ग्रोथ की नहीं। तो एलिमिनेशन लॉजिक बहुत क्लियर लग रहा है। जैसे ही पब्लिक, पोस्ट ऑफिस या गवर्नमेंट स्कीम जैसे शब्द दिखे, आप समझ जाओ कि आप AIFs की हाई रिस्क दुनिया में नहीं हो। बिल्कुल सही कहा। इट्स लाइक ट्राइंग टू फाइंड अ फरारी इन अ गवर्नमेंट बस डिपो। कोर फर्क है प्राइवेट वर्सेस पब्लिक और हाई रिस्क वर्सेस सेफ। तो इसके लिए कोई मेमोरी हैक? जरूर। इसका मेमोरी हैक है AIF को याद रखो अमीर इन्वेस्टर्स फंड। अगर आपको याद रहेगा कि ये अमीर इन्वेस्टर्स के लिए है तो आप PPF जैसे ऑप्शंस को आसानी से एलिमिनेट कर देंगे। ब्रिलियंट। तो मिनी रिकैप ये हुआ। इन शॉर्ट, AIFs वेल्दी इन्वेस्टर्स के लिए एक्सक्लूसिव हाई रिस्क प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं जो गवर्नमेंट की सेफ पब्लिक सेविंग स्कीम से बिल्कुल अलग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अब अगले क्वेश्चन पर जंप करते हैं। अब हम एंटर कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के बिग बॉस के इलाके में, यानी RBI। क्वेश्चन, अंडर RBI's monetary policy, which instrument directly requires banks to maintain cash balances with RBI? ऑप्शंस हैं A, statutory liquidity ratio, B, cash reserve ratio, C, marginal standing facility, D, standing deposit facility। और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है RBI मॉनेटरी पॉलिसी। ये एक बहुत ही फंडामेंटल और आपस में क्रिटिकल क्वेश्चन है। RBI के मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स को समझना नॉन नेगोशिएबल है। हाँ, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। RBI का मेन काम है इकोनॉमी में मनी सप्लाई यानी लिक्विडिटी को मैनेज करना। बहुत ज्यादा पैसा इन्फ्लेशन ला सकता है, बहुत कम पैसा ग्रोथ को रोक सकता है। एक बैलेंस जरूरी है। हाँ, और इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए RBI के पास एक टूल किट है, CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो। उस टूल किट का सबसे डायरेक्ट और पावरफुल टूल है। रुके, मैं गेस करता हूँ। इसका नाम से ही लग रहा है कि इसका कनेक्शन बैंक्स के कैश रिजर्व रखने से है। एग्जैक्टली, नाम में ही इसका राज छुपा है। चलो इसके की एस्पेक्ट्स देखते हैं। CRR का निर्देश RBI एक्ट 1934 के सेक्शन 42 के तहत दिया गया है। ठीक है। इसके अनुसार हर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को अपने नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, जो आसान भाषा में उनके टोटल डिपॉजिट्स हैं, का एक सर्टेन परसेंटेज कैश बैलेंस के रूप में RBI के पास रखना पड़ता है। अच्छा। और सबसे इम्पोर्टेंट और आपसे में बैंक्स के लिए दर्दनाक बात यह है कि इस कैश पर उन्हें 0 इंटरेस्ट मिलता है। 0 इंटरेस्ट, आउच। ये तो बैंक्स को चुभता होगा। बिल्कुल, ये उनके लिए एक तरह से आइडल मनी है। तो इसका रियल लाइफ इंपैक्ट सोचते हैं। मान लीजिए एक बैंक के पास 100 करोड़ के डिपॉजिट्स हैं और RBI ने CRR सेट किया है लेट्स से 4.5%। ओके। इसका मतलब है कि बैंक को 4.5 करोड़ रुपए कैश में RBI के पास रखने होंगे, जहां वो बिना कोई अर्निंग के पड़े रहेंगे। सही। अब बैंक के पास सिर्फ 95.5 करोड़ ही बचे हैं लोन देने के लिए और उस पर इंटरेस्ट कमाने के लिए। तो अगर RBI को मार्केट से पैसा कम करना है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, वो बस CRR को 4.5% से बढ़ा के 5% कर देगा। और तुरंत ही बैंकिंग सिस्टम से करोड़ों रुपए सूख जाएंगे। सिंपल मैथ, पर इम्पैक्ट बहुत बड़ा। प्रिसाइसली, यही इस टूल की ताकत है। अब इस समझ को ऑप्शंस के डीप एनालिसिस पर अप्लाई करते हैं। सवाल का कीवर्ड है मेंटेन कैश बैलेंसेस विद RBI। ओके, लेट्स स्टार्ट विद A। ऑप्शन ए, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये रॉन्ग है। SLR के तहत बैंक्स को अपने डिपॉजिट्स का एक परसेंटेज लिक्विड एसेट्स के रूप में मेंटेन करना होता है। लिक्विड एसेट्स मतलब कैश, गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। लेकिन क्रूशियल बात यह है कि ये एसेट्स उन्हें बैंक को अपने पास रखने होते हैं, RBI के पास नहीं। हाँ, ये बड़ा फर्क है। हाँ, इसका पेरिफेरल नॉलेज ये है कि CRR कैश है RBI के पास, जबकि SLR लिक्विड एसेट्स है बैंक के पास। और हाँ, बैंक्स SLR के तहत रखे G-Secs पर इंटरेस्ट कमाते हैं, जबकि CRR पर 0। गॉट इट। अब B। ऑप्शन बी, कैश रिजर्व रेशियो, CRR। ये करेक्ट है। ये वही एग्जैक्ट डेफिनेशन है जो हमने अभी डिस्कस की। ये RBI के पास कैश रिजर्व्स रखने का डायरेक्ट मैंडेट है। ठीक है। ऑप्शन C। ऑप्शन सी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF। ये रॉन्ग है। MSF तो बिल्कुल उल्टा है। ये बैंक्स के लिए एक इमरजेंसी बोरोइंग विंडो है। जब उन्हें ओवरनाइट फंड्स की जरूरत पड़ती है, वो RBI से MSF के थ्रू बोरो कर सकते हैं। तो ये डिपॉजिट रिक्वायरमेंट नहीं, बोरोइंग फैसिलिटी है। एग्जैक्टली। और इसका पेरिफेरल नॉलेज ये है कि MSF रेट इंटरेस्ट रेट कॉरिडोर का सीलिंग यानी ऊपरी सीमा तय करता है। ये एक पीनल रेट है, हमेशा रेपो रेट से ज्यादा, ताकि बैंक्स इसका इस्तेमाल सिर्फ मजबूरी में करें। मेक सेंस। और आखिरी D। ऑप्शन डी, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, SDF। ये भी रॉन्ग है। SDF RBI के लिए बैंक से एक्स्ट्रा लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करने का टूल है। बैंक्स अपना सरप्लस पैसा RBI के पास पार्क कर सकते हैं। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। बिल्कुल, ये एक फैसिलिटी है, मैंडेटरी रिजर्व नहीं। और इसमें RBI को कोई कोलैटरल यानी G-Secs नहीं देना पड़ता। तो इस क्वेश्चन में एलिमिनेशन लॉजिक साफ दिख रहा है। सवाल आपसे एक रिक्वायरमेंट पर आपसे फोकस्ड है,
कि कैश आरबीआई के पास रखा जाए। बाकी सब ऑप्शंस इस डिस्क्रिप्शन में फिट नहीं होते। बिल्कुल सही पकड़ा। डिटेल्स में ही जवाब छुपा है। इसके लिए मेमोरी हैक क्या होगा? इसका मेमोरी हैक तो इसके नाम में ही है। CRR इक्वल्स कैश रिजर्व्ड विद RBI। आप इसे भूल ही नहीं सकते। परफेक्ट। तो मिनी डीकैप ये है। इन शॉर्ट, सीआरआर इस लिस्ट में अकेला ऐसा टूल है जो बैंक्स को मजबूर करता है कि वो इंटरेस्ट फ्री कैश सीधे आरबीआई के पास पार करें। चलिए अगले सवाल पर। ऑलराइट, चलिए अब प्योर फाइनेंस से हटकर ह्यूमन डेवलपमेंट के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं। बात करते हैं गरीबी की। क्वेश्चन: In the global multi-dimensional poverty index, which combination represents its three main dimensions? Options हैं: A. Health, education and living standards. B. Income, wealth and consumption. C. Employment, housing and social security. D. Nutrition, sanitation and electricity. और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इंडीज। ये एक फैंटास्टिक क्वेश्चन है क्योंकि ये हमारे गरीबी के बारे में सोचने के ट्रेडिशनल तरीके को चैलेंज करता है। कैसे? लंबे समय तक गरीबी सिर्फ एक नंबर थी, एक इनकम लाइन। अगर आप मानिए $2 से कम कमाते हैं तो आप गरीब हैं। लेकिन ये बहुत ही नैरो व्यू है। सही बात है। क्या एक इंसान जिसके पास पैसा है लेकिन साफ पानी या एजुकेशन तक पहुंच नहीं है, उसे सच में गरीब नहीं माना जाना चाहिए? MPI कहता है नहीं। ये एक पावरफुल विचार है। तो ये सिर्फ वॉलेट के बारे में नहीं बल्कि ओवरऑल वेलबींग के बारे में है। एग्जैक्टली। चलो कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं। ग्लोबल MPI को ऑक्सफर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI और UNDP ने डेवलप किया है। अच्छा। इसका कोर आइडिया ये है कि गरीबी एक साथ होने वाली कई वंचनाओं या डेप्रिवेशंस की स्थिति है। इसके की एस्पेक्ट्स है। पहला, 3 डायमेंशंस। ये गरीबी को इंसान की जीवन के 3 मूलभूत आयामों पर मापता है। दूसरा, 10 इंडिकेटर्स। इन 3 डायमेंशंस के अंदर ये 10 स्पेसिफिक इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करता है, ये देखने के लिए कि कोई परिवार वंचित है या नहीं। और तीसरा, पर्पस। ये इनकम बेस्ड पॉवर्टी मेजर्स को कॉम्प्लीमेंट करता है और SDG 1 यानी हर तरह की गरीबी को खत्म करने की प्रोग्रेस ट्रैक करने में मदद करता है। मैं यहाँ एक माइक्रो स्टोरी बनाता हूँ। इमेजिन कीजिए एक दूर के गांव में एक परिवार है। हो सकता है वो थोड़ी फसल बेचकर ऑफिशियल इनकम पॉवर्टी लाइन से आसपास में थोड़ा ऊपर कमा रहे हो। ठीक है। तो ऑन पेपर वो गरीब नहीं है, लेकिन जरा आसपास में गौर से देखिए। उनके बच्चे स्कूल नहीं जाते क्योंकि सबसे नजदीकी स्कूल 10 किलोमीटर दूर है। ये हुई एजुकेशन डेप्रिवेशन। सही। परिवार कम आबादार झोपड़ी में लकड़ी पर खाना बनाता है। ये हुई लिविंग स्टैंडर्ड्स डेप्रिवेशन। और दुख की बात है, उनका एक बच्चा गंभीर कुपोषण का शिकार था। ये हुई हेल्थ डेप्रिवेशन। तो कुछ इनकम होने के बावजूद ये परिवार डेप्रिवेशंस के जाल में फंसा हुआ है। MPI इसी असली मल्टी डायमेंशनल गरीबी को पकड़ने के लिए बनाया गया है। समझे? ये एक परफेक्ट और बहुत ही आपसे में मूविंग एग्जाम्पल है। ये MPI के एसेंस को ब्रिलियंटली कैप्चर करता है। अब इस समझ के साथ चलो ऑप्शंस का डीप एनालिसिस करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। ये करेक्ट है। ये ग्लोबल MPI के 3 कोर फाउंडेशनल डायमेंशंस हैं। हर एक को 13 का बराबर वेटेज दिया जाता है। ओके, तो पहला ही सही है, बाकी गलत क्यों है? ऑप्शन बी, इनकम, वेल्थ एंड कंजम्पशन, ये रॉन्ग है। ये गरीबी के ट्रेडिशनल मॉनेटरी मेजर्स हैं। MPI को आपस में स्पेसिफिकली इन्हीं इकोनॉमिक मेट्रिक से आगे एक होलिस्टिक व्यू देने के लिए बनाया गया था। अच्छा, इसलिए ये नहीं हो सकता। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग एंड सोशल सिक्योरिटी, ये भी रॉन्ग है। हाँ, ये चीजें इंसान की भलाई के लिए जरूरी हैं और गरीबी से जुड़ी हैं, लेकिन ये ग्लोबल MPI का स्ट्रक्चर बनाने वाले 3 फाउंडेशनल डायमेंशंस नहीं है। गॉट इट। अब सबसे ट्रिकी वाला, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये क्लासिक ट्रैप है और ये रॉन्ग है। क्यों? ये तो जरूरी चीज है। जरूर है, लेकिन ये डायमेंशंस नहीं है, बल्कि उन डायमेंशंस को मापने वाले इंडिकेटर्स हैं। ओह, ये फर्क बहुत जरूरी है। हाँ, इसका पेरिफेरल नॉलेज ये है कि आपको हर डायमेंशन के अंदर के इंडिकेटर्स पता होने चाहिए। जैसे हेल्थ के अंदर आते हैं न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी। एजुकेशन के अंदर इयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस। और लिविंग स्टैंडर्ड्स के अंदर कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग और एसिड्स। तो ऑप्शन डी आपसे मेरे रेसिपी बुक के 3 मेन सेक्शंस के नाम नहीं, बल्कि उनके अंदर के कुछ इंग्रेडिएंट्स के नाम गिना रहा है। प्रिसाइसली, ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है। इसके लिए कोई मेमोरी हैक? हाँ, MPI के 3 डायमेंशंस याद रखने के लिए बस सोचिए कि आपकी लाइफ HALT है या नहीं। H फॉर हेल्थ, E फॉर एजुकेशन और L फॉर लिविंग स्टैंडर्ड्स। हेल्थी लाइफ, ये याद रहेगा। तो मिनी रिकैप ये है, इन शॉर्ट MPI का कोर फॉर्मूला है हेल्थ प्लस एजुकेशन प्लस लिविंग स्टैंडर्ड्स, जबकि न्यूट्रिशन और सैनिटेशन जैसी चीजें इन बड़े डायमेंशंस के अंदर मापे जाने वाले इंडिकेटर्स हैं। इस ट्रैप से बचना है। ठीक है, हमने देखा कि गरीबी को कैसे मापते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इन गरीबी से लड़ने वाले प्रोग्राम्स को फंड करने के लिए अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करती है। ये सवाल हमें फिस्कल डिसिप्लिन पर ले जाता है। क्वेश्चन रिगार्डिंग फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडियाज टैक्स स्ट्रक्चर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1.
FRBM Act mandates a medium-term fiscal policy statement with the union budget. 2. FRBM Act requires an annual compliance review by the Comptroller and Auditor General. 3. Indirect taxes in India are administered only by the Central Board of Direct Taxes. Which of the statements given above are correct? Options हैं A, I and I 2 only, B, I 2 and 3 only, C 2 and 3 only, या D, I and 3 only. और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है फिस्कल पॉलिसी एंड टैक्सेशन। राइट, ये सवाल दो अलग अलग एरियाज को टेस्ट करता है, गवर्नमेंट की फाइनेंशियल रूल बुक और देश का टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी। चलिए दोनों का कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं। पहले FRBM एक्ट यानी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, इसे गवर्नमेंट के लिए एक सेल्फ इम्पोज्ड फाइनेंशियल डिसिप्लिन कोड समझिए। अच्छा, इसका मेन गोल गवर्नमेंट को उसके खर्चों के लिए अकाउंटेबल बनाना, फिस्कल डिफिसिट कम करना और डेट मैनेज करना है। ये इकोनॉमी में ट्रांसपेरेंसी और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी लाता है। ठीक है। और टैक्स स्ट्रक्चर? सेकंड, इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर। इसकी दो आर्म्स हैं, डायरेक्ट टैक्सेस जैसे इनकम टैक्स जो आप सीधे गवर्नमेंट को देते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे GST जो गुड्स और सर्विसेज पर लगते हैं और जिनका बोझ कंज्यूमर पर पास ऑन हो सकता है। तो FRBM एक तरह से गवर्नमेंट का पर्सनल फिटनेस ट्रैकर है जो डेफिसिट्स के लिए टारगेट सेट करता है। हाँ, और टैक्सेस के लिए ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के दो अलग डिपार्टमेंट जैसा है, एक डायरेक्ट टैक्स का जिसे CBDT मैनेज करता है और एक इनडायरेक्ट टैक्सेस का जिसे CBIC मैनेज करता है। ये विजुलाइज करने का एक परफेक्ट तरीका है। CBDT मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और CBIC है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। अब चलो स्टेटमेंट्स की सर्जरी करते हैं। स्टेटमेंट 1। Statement 1. FRBM Act mandates a medium-term fiscal policy statement with the union budget. ये करेक्ट है। ट्रांसपेरेंसी के लिए FRBM एक्ट के तहत गवर्नमेंट को बजट के साथ पार्लियामेंट में 3 की डॉक्यूमेंट्स पेश करने होते हैं: मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। ओके, ये तो फैक्ट है। स्टेटमेंट 2। Statement 2. FRBM Act requires an annual compliance review by the Comptroller and Auditor General. ये भी करेक्ट है। एक्ट में एक प्रोविजन है कि CAG एक एनुअल रिव्यू करेगा, ये चेक करने के लिए कि गवर्नमेंट फिस्कल रूल्स फॉलो कर रही हैं या नहीं। और ESG के बारे में कुछ और? हाँ, इसका पेरिफेरल नॉलेज ये है कि CAG आर्टिकल 148 के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये इंडिया का सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है और पब्लिक पर्स का गार्डियन माना जाता है। गॉट इट। अब आते हैं स्टेटमेंट 3 पर, जो मुझे थोड़ा आपसे में गड़बड़ लग रहा है। Statement 3. Indirect taxes in India are administered only by the Central Board of Direct Taxes. ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। जैसा हमने अभी डिस्कस किया, इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे GST और कस्टम्स को CBIC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स एडमिनिस्टर करता है। CBDT सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेस हैंडल करता है। तो स्टेटमेंट 3 ही ट्रैप है और यहीं पर एलिमिनेशन लॉजिक एक सुपर पावर बन जाता है। जैसे ही आप 100% श्योर हैं कि स्टेटमेंट 3 गलत है, तो आप सीधे ऑप्शंस B, C और D को देखिए। उन सब में I है। तो तीनों एक साथ एलिमिनेट हो गए। आपके पास बचा सिर्फ ऑप्शन A। देखा, इवन अगर आप स्टेटमेंट 2 के बारे में थोड़ा डाउटफुल होते तब भी सही जवाब तक पहुंच जाते। एग्जैक्टली। एक चीज को सर्टेनिटी के साथ जानना अक्सर पूरा सवाल सॉल्व कर देता है। इसके लिए मेमोरी हैक। इसका मेमोरी हैक है, CBIC को इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए याद रखिए। CBIC का I ही आपका क्लू है इनडायरेक्ट के लिए। वाह, ये अच्छा है। तो मिनी रिकैप ये है, इन शॉर्ट FRBM एक्ट गवर्नमेंट पर स्ट्रिक्ट रिपोर्टिंग रूल्स लगाता है जिनका रिव्यू CAG करता है, और इंडिया के टैक्स सिस्टम के दो अलग बॉस हैं, CBIC इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए और CBDT डायरेक्ट टैक्सेस के लिए। इन्हें मिक्स नहीं करना। ओके, उस हैवी फिस्कल पॉलिसी के डोज के बाद चलिए एक हल्का फुल्का टॉपिक लेते हैं और बात करते हैं स्नैक्स की। ये तो इंटरेस्टिंग है। हाँ, एग्रीकल्चर और एक बहुत पॉपुलर सुपर फूड पर एक सवाल। Question: With reference to makhana, consider the following statements. 1. Makhana or foxnut is an aquatic flowering crop. 2. Mithila makhana has been granted a geographical indication tag. Which of the statements given above are correct? Options हैं only I and I या none. और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है एग्रीकल्चर एंड GI टैग्स। ये एक बहुत आपस में प्यारा सवाल है, सिंपल है, फैक्चुअल है और एग्रीकल्चर को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से जोड़ता है। चलिए कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं। मखाना, जिसे फॉक्सनट या गोगिन नट भी कहते हैं, एक हाईली न्यूट्रिशनस हाई वैल्यू एक्वाटिक क्रॉप है। इंडिया इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और बिहार इसकी खेती का हब है। और GI टैग क्या है? सवाल का दूसरा हिस्सा जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी GI टैग के बारे में है। GI टैग आपसे में एक तरह से ऑथेंटिसिटी का स्टैंप है। ये उन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जिनका एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन होता है और उनकी यूनिक क्वालिटीज उसी ओरिजिन की वजह से होती हैं। राइट। तो GI टैग आपसे में कहता है ये चीज यहीं की स्पेशल है, जैसे दार्जिलिंग टी, बनारसी साड़ी और अब मिथिला मखाना। बिल्कुल। और ये सोचना कितना कूल है कि मखाना एक्चुअली एक वाटर लिली जैसे पौधे से आता है जो तालाबों में उगता है। सही कहा। अब चलो जल्दी से स्टेटमेंट्स चेक करते हैं। स्टेटमेंट 1. एन एक्वाटिक फ्लावरिंग क्रॉप, ये करेक्ट है, ये एक फैक्ट है। ये रुके हुए पानी जैसे तालाबों और वेटलैंड्स में उगता है। ठीक है। स्टेटमेंट 2. स्टेटमेंट 2.
मिथिला मखाना हैज बीन ग्रांटेड अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये भी करेक्ट है। 2022 में बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया, जो वहां के किसानों के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट था। इसके बारे में कोई पेरिफेरल नॉलेज? हाँ, इंडिया में जीआई टैग्स जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत दिए जाते हैं। अथॉरिटी है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क्स। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसका मतलब आंसर सी है। हाँ, ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। हाँ, इसका मेमोरी हैक है, बस एक मेंटल इमेज बनाइए। सोचिए कि मिथिला की कोई रानी, जैसे रामायण की सीता, एक तालाब के किनारे बैठी हैं और एक बोल में मखाना खा रही हैं। वाह, आपसे है। ये विजुअल सवाल के दोनों हिस्सों को कनेक्ट कर देगा। लव दैट विजुअल। तो मिनी रिकैप है, इन शॉर्ट मखाना पानी में उगता है और मिथिला रीजन के मखाना को अब ऑफिशियली उसकी यूनिक क्वालिटी के लिए जीआई टैग मिल गया है। चलिए आगे। ऑलराइट, वापस पब्लिक फाइनेंस के हैवी ड्यूटी कॉन्सेप्ट्स पर। यह सवाल है कि गवर्नमेंट अपने खर्च को कैसे कैटेगराइज करती है, और ये यूनियन बजट को समझने के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन: With reference to capital and revenue expenditure in public finance, consider the following statements. 1. Capital expenditure generally creates assets that yield benefits over future years. 2. Revenue expenditure normally neither creates assets nor reduces existing government liabilities. 3. Capital expenditure always consists only of interest payments on past government borrowings. 4. Revenue expenditure usually includes day-to-day operational spending of government departments. Which of the statements given above are correct? और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है पब्लिक फाइनेंस, बजटिंग। ये पब्लिक फाइनेंस के सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स में से एक है। सारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दो मेन बकेट्स में क्लासिफाई होता है: कैपिटल एक्सपेंडिचर, केपेक्स, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इससे क्या पता चलता है? इस फर्क को समझने से पता चलता है कि गवर्नमेंट फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रही है या सिर्फ रोजमर्रा के खर्चों पर स्पेंड कर रही है। Let's see the key aspects. कैपिटल एक्सपेंडिचर, केपेक्स, ये लॉन्ग टर्म डेवलपमेंटल स्पेंडिंग है। ये एक इन्वेस्टमेंट है। ये या तो एक फिजिकल या फाइनेंशियल एसेट बनाता है, जैसे हाईवेज, स्कूल बनाना, या ये एक लाइबिलिटी कम करता है, जैसे लोन का प्रिंसिपल अमाउंट चुकाना। तो हाई केपेक्स अच्छा है। जनरली हाँ। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये शॉर्ट टर्म रिकरिंग स्पेंडिंग है। ये गवर्नमेंट चलाने का कॉस्ट है। ये ना तो कोई एसेट बनाता है, ना ही कोई लाइबिलिटी कम करता है, जैसे सैलरीज, पेंशन, सब्सिडीज और बहुत इंपॉर्टेंट लोन्स पर इंटरेस्ट पेमेंट्स। ओके, मैं एक पर्सनल फाइनेंस एनालॉजी ट्राई करता हूँ। मान लीजिए मैं एक घर खरीदता हूँ। ठीक है। तो घर खरीदने पर जो पैसा मैंने खर्च किया वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि मैंने एक एसेट बनाया है जो मुझे सालों तक फायदा देगा। बिल्कुल सही। अब उस घर में रहने के लिए मुझे हर महीने बिजली का बिल और सोसाइटी मेंटेनेंस चार्जेस देने पड़ते हैं। ये मेरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है। ये रिकरिंग रनिंग कॉस्ट्स हैं। परफेक्ट एनालॉजी, ये कोर डिफरेंस को खूबसूरती से कैप्चर करता है। अब इस लॉजिक को स्टेटमेंट्स पर अप्लाई करते हैं। ठीक है। स्टेटमेंट 1, कैपिटल एक्सपेंडिचर जनरली क्रिएट्स एसेट्स दैट यील्ड बेनिफिट्स ओवर फ्यूचर ईयर्स। ये करेक्ट है। ये कैपेक्स की टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है। स्टेटमेंट 2, revenue expenditure normally neither creates assets nor reduces existing government liabilities. ये भी करेक्ट है। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नेचर को परफेक्टली डिफाइन करता है। अब आते हैं स्टेटमेंट 3 पर। स्टेटमेंट 3, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑलवेज कंसिस्ट्स ओनली ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन पास्ट गवर्नमेंट बोरोइंग्स। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है और ये फंडामेंटली इनकरेक्ट है। क्यों? इंटरेस्ट पेमेंट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्लासिक एग्जाम्पल है, क्योंकि इंटरेस्ट पे करना सिर्फ लोन को सर्विस करने का कॉस्ट है। ये ओरिजिनल लोन अमाउंट यानी प्रिंसिपल को कम नहीं करता। ये एक रनिंग कॉस्ट है, आपकी बिजली बिल की तरह। ओह, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। समझ गया। और स्टेटमेंट 4, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यूजुअली इंक्लूड्स डे टू डे ऑपरेशनल स्पेंडिंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। ये करेक्ट है। सैलरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस सब डे टू डे ऑपरेशनल कॉस्ट है और रेवेक्स में आते हैं। तो स्टेटमेंट 3 यहाँ पर डेफिनेट विलन है। एलिमिनेशन का इस्तेमाल करके हम ऑप्शंस बी और सी को तुरंत हटा सकते हैं, क्योंकि उन दोनों में 3I है। सही। अब हमारे पास ए और डी बचे। क्योंकि हमने कंफर्म कर लिया है कि स्टेटमेंट्स 1, 2 और 4 सभी करेक्ट हैं, तो हमारा आंसर डी होना चाहिए। फ्लॉलेस लॉजिक, ऐसे ही अप्रोच करना चाहिए इन मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस को। मेमोरी हैक, इसका मेमोरी हैक सिंपल है। कैपिटल क्रिएट्स एसेट्स, रेवेन्यू रनिंग कॉस्ट्स, और इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। इंटरेस्ट पेमेंट एक रनिंग कॉस्ट है, इसलिए ये हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। गॉट इट। तो मिनी रिकैप है, इन शॉर्ट कैपेक्स फ्यूचर बनाता है, रेवेक्स प्रेजेंट चलाता है, और सबसे कॉमन ट्रैप इंटरेस्ट पेमेंट हमेशा रेवेक्स है, कैपेक्स नहीं। चलिए अब उस चीज के बारे में बात करते हैं जो हम सब अपनी डेली लाइफ में फील करते हैं, महंगाई या इन्फ्लेशन। इससे हमारी खरीदारी पर क्या असर पड़ता है? क्वेश्चन: कंसिडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ गुड्स ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इन्फ्लेशन। 1. Necessity goods tend to show inelastic demand despite rising prices. 2. Luxury or discretionary goods usually experience sharp fall in demand. 3. Durable goods purchases are often postponed, extending life of existing items.
4. Inferior goods always witness reduced demand as consumers shift to premium options. How many of the statements given above correctly describe typical behavior? Options हैं only 1, only 2, only 3 या none. और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है इन्फ्लेशन एंड कंज्यूमर बिहेवियर। ये सवाल प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट का एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। आसान शब्दों में इसका क्या मतलब है? आसान शब्दों में ये मापता है कि किसी चीज की कीमत बदलने पर उसकी डिमांड कितनी बदलती है। जैसे अगर डिमांड कीमत के साथ ज्यादा नहीं बदलती तो उसे इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं, जैसे नमक या लाइफ सेविंग ड्रग्स। और अगर डिमांड कीमत के साथ बहुत ज्यादा बदलती है तो उसे इलास्टिक डिमांड कहते हैं, जैसे लग्जरी वॉचेस या फॉरेन हॉलीडेज। अच्छा, इन्फ्लेशन के दौरान हर चीज की कीमत बढ़ रही होती है। इसका मतलब हमारी रियल इनकम या परचेजिंग पावर कम हो रही होती है, तो हमें चॉइसेस बनानी पड़ती हैं। राइट। चलिए इसे एक पर्सनल स्टोरी बनाते हैं। इमेजिन कीजिए इन्फ्लेशन हाई है और आपकी सैलरी उतनी है। आप क्या चॉइसेस बनाएंगे? ठीक है। पहला, नेसेसिटीज। आप आटा, दाल और नमक तो खरीदेंगे ही, खाना बंद नहीं कर सकते, तो डिमांड स्टेबल रहती है या इन इलास्टिक। सही। दूसरा, लग्जरीज। आपका लेटेस्ट आईफोन खरीदने का प्लान या यूरोप घूमने जाने का प्लान वो सबसे पहले कैंसिल होगा, डिमांड आपसे में तेजी से गिरती है। ठीक है। तीसरा, ड्यूरेबल्स। आप एक नई कार या नया फ्रिज खरीदने का सोच रहे थे, आप शायद उस प्लान को पोस्टपोन कर देंगे और सोचेंगे चलो पुराने वाले से 1 साल और काम चला लेते हैं। बिल्कुल आम बात है। और चौथा, इंफीरियर गुड्स। अब यहां पर ट्विस्ट है, जब आपकी रियल इनकम गिरती है आप सस्ते ऑल्टरनेटिव्स ढूंढते हैं। जैसे आप शायद ब्रांडेड महंगे बिस्किट्स के बजाय सस्ते लोकल बेकरी के बिस्किट्स खरीदने लगे, तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड एक्चुअली बढ़ती है, कम नहीं होती। आपने कंज्यूमर साइकोलॉजी को परफेक्टली समझा दिया है। चलो इस लॉजिक से स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं। स्टेटमेंट 1, Statement 1. Necessity goods tend to show inelastic demand despite rising prices. ये करेक्ट है। लोगों को बेसिक फूड और मेडिसिन कीमत के बावजूद खरीदनी पड़ती है। Statement 2. स्टेटमेंट 2, लग्जरी और डिस्क्रिशनरी गुड्स यूजुअली एक्सपीरियंस शार्प फॉल इन डिमांड। ये भी करेक्ट है। ये नॉन एसेंशियल हैं और बजट से सबसे पहले काटे जाते हैं। Statement 3. स्टेटमेंट 3, ड्यूरेबल गुड्स परचेजेस आर ऑफन पोस्टपोन्ड, एक्सटेंडिंग लाइफ ऑफ एग्जिस्टिंग आइटम्स। ये भी करेक्ट है। लोग कार और अप्लायंसेस जैसी बड़ी खरीदारी टाल देते हैं। और स्टेटमेंट 4, जो कि ट्रैप है। Statement 4. Inferior goods always witness reduced demand as consumers shift to premium options. ये इनकरेक्ट है। ये तब होता है जब इनकम बढ़ती है। इन्फ्लेशन के दौरान रियल इनकम गिरती है, तो लोग उल्टा करते हैं, वो प्रीमियम ऑप्शन से इंफीरियर गुड्स पर शिफ्ट करते हैं, इसलिए उनकी डिमांड बढ़ जाती है। इससे जुड़ा कोई और कॉन्सेप्ट? हाँ, इसका पेरिफेरल नॉलेज ये है कि एक स्पेशल टाइप का इंफीरियर गुड होता है, गिफन गुड। गिफन गुड के लिए जब उसकी कीमत बढ़ती है उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है, जो लॉ ऑफ डिमांड को वायोलेट करता है। तो स्टेटमेंट्स 1, 2 और 3 करेक्ट हैं, लेकिन 4 गलत है। इसका मतलब टोटल 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आंसर है सी। करेक्ट। ट्रैप स्टेटमेंट 4 में था। इसका मेमोरी हैक क्या होगा? इसका मेमोरी हैक है इन्फ्लेशन के दौरान एनएलडी रूल याद रखना। नीड, नेसेसिटीज, लीव, लग्जरीज, डिले, ड्यूरेबल्स। और इंफीरियर गुड्स के लिए याद रखिए आप उनकी तरफ स्विच करते हैं, उनसे दूर नहीं। जैसे हजारों एनबीएफसीज को माइक्रो मैनेज करना मुश्किल है, हाँ, ये तो है। तो ये ज्यादा एफिशिएंट है कि इंडस्ट्री खुद ही एक बॉडी बनाए जो अपने कंडक्ट और एथिक्स के स्टैंडर्ड सेट करे। बस ये बॉडी ही एसआरओ है। फिर आरबीआई इस एसआरओ को रिकॉग्नाइज और सुपरवाइज करता है, तो एसआरओ फर्स्ट लाइन ऑफ रेगुलेशन बन जाती है। तो ये स्कूल में हेड प्रीफेक्ट्स के सिस्टम जैसा है। सही। प्रिंसिपल, आरबीआई हर क्लास के हर स्टूडेंट को मॉनिटर नहीं कर सकता। सही। तो प्रिंसिपल कुछ रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स को प्रीफेक्ट्स एसआरओ के रूप में रिकॉग्नाइज करता है। ये प्रीफेक्ट्स देखते हैं कि बाकी स्टूडेंट्स, इंडस्ट्री मेंबर्स डिसिप्लिन में रहें और वो कोई भी बड़ी इशू प्रिंसिपल को रिपोर्ट करते हैं। दैट्स अ फैंटास्टिक एनालॉजी। ये रिलेशनशिप को परफेक्टली एक्सप्लेन करता है। अब चलो इस फ्रेमवर्क के आधार पर स्टेटमेंट्स चेक करते हैं। ठीक है। स्टेटमेंट 1, Statement 1. An SRO for regulated entities must be a not-for-profit company. ये करेक्ट है। आरबीआई का फ्रेमवर्क साफ कहता है कि एसआरओ को कंपनीज एक्ट के सेक्शन 8 के तहत नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के रूप में रजिस्टर होना चाहिए। ताकि उनका फोकस रेगुलेशन पर हो, प्रॉफिट पर नहीं। बिल्कुल। अब स्टेटमेंट 2. Statement 2, an SRO's shareholding should be diversified, avoiding any dominant single shareholder. ये भी करेक्ट है। ये एक जरूरी शर्त है ताकि एसआरओ इंडिपेंडेंट रहे और किसी एक पावरफुल मेंबर के कंट्रोल में ना आ जाए। Statement 3, Statement 3. SROs assist RBI by promoting regulatory compliance and detecting early warning signals. ये करेक्ट है। यही उनका प्राइमरी फंक्शन है, जमीन पर आरबीआई की आंखें और कान बनना। और अब आते हैं आखिरी स्टेटमेंट पर। स्टेटमेंट 4. All SROs are established directly under the RBI Act as statutory bodies. ये की ट्रैप है और ये इनकरेक्ट है। SROs RBI द्वारा एक फ्रेमवर्क के तहत रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, लेकिन वो पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा क्रिएट नहीं किए जाते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। हाँ,
इसका पेरिफेरल नॉलेज ये है कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी वो है जो एक स्पेसिफिक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनती है, जैसे सेबी एक्ट 1992 से बनी। एसआरओज सिर्फ रजिस्टर्ड कंपनीज हैं जिन्हें रेगुलेटर से मैंडेट मिलता है। समझ गया। तो स्टेटमेंट 4 तो पक्का गलत है। इसका मतलब हम फिर से एलिमिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शंस बी, सी और डी सब में आईवी है, सही। तो उन सबको हटा दो, बचा सिर्फ ऑप्शन ए, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। एग्जैक्टली। यहाँ स्टैट्यूटरी बॉडी और रिकॉग्नाइज्ड बॉडी के बीच का फर्क जानना ही की था। मेमोरी हैक। इसका मेमोरी हैक है। एसआरओ का मतलब है सेल्फ रूल्स ऑर्गेनाइजेशन। इन्हें आरबीआई के लिए नॉन प्रॉफिट डाइवर्स हेल्पर्स समझो, लेकिन ये आरबीआई के बच्चे नहीं हैं जो कानून से बने हों। ये अच्छा तरीका है। तो मिनी रिकैप है। इन शॉर्ट, एसआरओज नॉन प्रॉफिट इंडिपेंडेंटली ओन्ड इंडस्ट्री वॉचडॉग्स हैं जिन्हें आरबीआई रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन वो स्टैट्यूटरी बॉडीज नहीं है। ओके, आरबीआई के हेल्पर से आगे बढ़ते हैं एक और बड़े रेगुलेटर की तरफ, स्टॉक मार्केट के टॉप कॉप सेबी। क्वेश्चन: With reference to the Securities and Exchange Board of India, SEBI, consider the following statements. 1. SEBI was initially set up as a non-statutory body before getting legal backing. 2. It became a statutory regulator after the enactment of a dedicated SEBI Act. 3. SEBI's enforcement powers include certain powers similar to those of a civil court. 4. SEBI is administratively under the Ministry of Finance and headed by the Finance Minister. How many of the statements given above are correct? और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है कैपिटल मार्केट रेगुलेटर। सेबी की जर्नी आपस में इवोल्यूशन की एक फैसिनेटिंग कहानी है। ये इंडिया में सिक्योरिटीज और कमोडिटी मार्केट का प्राइमरी रेगुलेटर है। इसका काम क्या है? इसका मैंडेट 3 गुना है: इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना, मार्केट को डेवलप करना और उसके पार्टिसिपेंट्स को रेगुलेट करना। इसकी हिस्ट्री क्या है? सेबी पहले 1988 में एस्टैब्लिश हुआ था, लेकिन उस वक्त ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी था। उसके पास कोई असली पावर नहीं थी। अच्छा। उसे अक्सर वॉचडॉग विदाउट टीथ कहा जाता था। वो गाइडलाइंस दे सकता था, लेकिन उन्हें एनफोर्स नहीं कर सकता था। तो ये उस ट्रैफिक कॉप जैसा था जो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता है पर चालान नहीं काट सकता। प्रिसाइजली। फिर आया 1992 का हर्षद मेहता स्कैम, जिसने सिस्टम में बड़ी खामियां उजागर की। हाँ, वो तो बहुत बड़ा था। वो एक वेकअप कॉल था। गवर्नमेंट को एक पावरफुल इंडिपेंडेंट रेगुलेटर की जरूरत महसूस हुई, तो पार्लियामेंट ने 1992 में सेबी एक्ट पास किया। इस एक्ट ने सेबी को स्टैट्यूटरी स्टेटस और बहुत सारी पावर्स दी। मतलब उसको उसकी टीथ मिल गए। एग्जैक्टली। अब सेबी के पास क्वाजी लेजिस्लेटिव, क्वाजी एग्जीक्यूटिव और क्वाजी जुडिशियल पावर्स हैं। चलो स्टेटमेंट्स एनालाइज करते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट 1। Statement 1. SEBI was initially set up as a non-statutory body before getting legal backing. ये करेक्ट है। जैसा हमने डिस्कस किया, ये 1988 में बिना स्टैट्यूटरी पावर्स के शुरू हुआ था। स्टेटमेंट 2। Statement 2. It became a statutory regulator after the enactment of a dedicated SEBI Act. ये भी करेक्ट है। SEBI Act of 1992 गेम चेंजर था। स्टेटमेंट 3। Statement 3. SEBI's enforcement powers include certain powers similar to those of a civil court. ये करेक्ट है। ये उसकी क्वाज़ाई जुडिशियल पावर है। सेबी लोगों को समन कर सकती है, उनसे शपथ पर पूछताछ कर सकती है और डॉक्यूमेंट्स मांग सकती है। ओके, और आखिरी स्टेटमेंट। Statement 4. SEBI is administratively under the Ministry of Finance and headed by the Finance Minister. ये स्टेटमेंट 2 कारणों से इनकरेक्ट है। पहला, सोर्स मटेरियल के अनुसार ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा हेड नहीं किया जाता। अच्छा। सेबी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसका अपना चेयरमैन और बोर्ड मेंबर्स होते हैं। तो 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और 1 गलत। इसका मतलब आंसर सी है। हाँ, आखिरी स्टेटमेंट ट्रैप था। रेगुलेटर्स की इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है। मेमोरी हैक इसके लिए। सेबी के टाइमलाइन के लिए मेमोरी हैक है। 1988 बॉर्न नो टीथ, 1992 स्कैम के बाद असली टीथ मिले। ये कहानी आपको इसकी जर्नी याद रखने में मदद करेगी। ये तो याद रहेगा। मिनी रिकैप है। इन शॉर्ट, सेबी के बारे में 3 स्टेटमेंट सही हैं, उसकी पावरलेस से पावरफुल बॉडी बनने की जर्नी की है, और ये एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है जिसे एफएम हेड नहीं करते। चलिए अब आइडियाज और इन्वेंशंस पर बात करते हैं। लेट्स गेट इनटू द वर्ल्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या आईपीआर। क्वेश्चन: कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आईपीआर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। 1. The Control General of Patents, Designs and Trademarks functions under DPIIT. 2. Protection of plant varieties is administered by the Ministry of Agriculture. 3. Layout designs of integrated circuits are administered by the Ministry of Electronics. 4. All categories of IPR are administered solely by the Ministry of Commerce. How many of the statements given above are correct? और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये सवाल इंडिया में आईपीआर के एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के बारे में है। आईपीआर्स वो लीगल राइट्स हैं जो दिमाग के क्रिएशंस को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। की कॉन्टेक्स्ट यहाँ ये है कि इंडिया में सभी आईपीआर्स के लिए कोई एक सिंगल बॉडी नहीं है, बल्कि एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जहाँ अलग अलग आईपी अलग अलग मिनिस्ट्रीज द्वारा हैंडल की जाती हैं उनकी एक्सपर्टीज के आधार पर। राइट। ये एक स्पेशलाइज्ड टीम जैसा है। आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर से एक नई फसल की वैरायटी डिजाइन करने के लिए नहीं कहेंगे, है ना? बिल्कुल। तो गवर्नमेंट ने रोल्स लॉजिकली असाइन किए हैं। कॉमर्स मिनिस्ट्री बिजनेस रिलेटेड आईपी जैसे पेटेंट्स और ट्रेडमार्क्स हैंडल करती है।
एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री एग्रीकल्चरल इनोवेशंस जैसे नई प्लांट वैरायटीज हैंडल करती है, और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मेटी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड आईपी जैसे कंप्यूटर चिप्स के डिजाइन हैंडल करती है। आपने इसे परफेक्टली समझा दिया है। चलो इस लॉजिक के आधार पर स्टेटमेंट्स वेरीफाई करते हैं। Statement 1. Statement 1. The Controller General of Patents, Designs and Trademarks functions under DPIIT. ये करेक्ट है। CGPDTM का ऑफिस, जो इन कमर्शियल IPRs के लिए मेन बॉडी है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT के अंडर आता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का हिस्सा है। Okay. Statement 2. Statement 2. Protection of plant varieties is administered by the Ministry of Agriculture. ये भी करेक्ट है। The Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights PPVNFR Act, Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है। Statement 3. Statement 3. Layout designs of integrated circuits are administered by the Ministry of Electronics. ये भी करेक्ट है। The Semiconductor Integrated Circuits Layout Design Act, Ministry of Electronics and Information Technology, MITI के अंडर आता है। और आखिरी स्टेटमेंट जो साफ दिख रहा है। Statement 4. All categories of IPR are administered solely by the Ministry of Commerce. ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। पहले 3 करेक्ट स्टेटमेंट्स ही साबित करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन डिसेंट्रलाइज्ड है। हाँ, और सोनली जैसे शब्द अक्सर रेड फ्लैग होते हैं। एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट को एक्सट्रीम बनाता है और उसके गलत होने की संभावना बढ़ा देता है। तो फिर से हमारे पास 3 करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। आंसर बी है। ट्रिक था सोनली शब्द को पहचानना। सही। इसका मेमोरी हैक। इसका मेमोरी हैक बस आईपी को सबसे लॉजिकल मिनिस्ट्री से मैच करना है। ये इंट्यूटिव है। प्लांट्स एग्रीकल्चर, सर्किट्स इलेक्ट्रॉनिक्स, पेटेंट्स ट्रेडमार्क्स बिजनेस कॉमर्स। मेक्स परफेक्ट सेंस। मिनी रिकैप है। इन शॉर्ट, इंडिया का आईपीआर एडमिनिस्ट्रेशन अलग-अलग स्पेशलाइज्ड मिनिस्ट्रीज की एक टीम एफर्ट है, ना कि एक मिनिस्ट्री का शो। 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट थे। चलिए एक हॉट टॉपिक पर बात करते हैं। इंडिया में आने वाला विदेशी पैसा, एफडीआई और एफपीआई में क्या फर्क है? लेट्स फाइंड आउट। क्वेश्चन: Consider the following about foreign direct investment (FDI) and foreign portfolio investment (FPI) in India. 1. FDI usually provides a relatively stable long-term source of capital for the economy. 2. FPI flows can cause significant short-term volatility in equity and currency markets. 3. Most FDI inflows in India now come only through the government approval route. 4. FDI inflows generally have less frequent need for RBI intervention in currency markets. How many of the statements given above are correct? और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। एफडीआई और एफपीआई दोनों ही फॉरेन कैपिटल के सोर्सेज हैं, लेकिन उनका नेचर, इंटेंट और इकोनॉमी पर असर बहुत अलग है। कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। एक फॉरेन कंपनी दूसरे देश में प्रोडक्टिव एसेट्स बनाने में आपस में डायरेक्टली इन्वेस्ट करती है, जैसे इंडिया में कार फैक्ट्री लगाना। तो यहाँ लंबे समय के लिए है। हाँ, एफडीआई सिर्फ पैसा नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट स्किल्स और जॉब्स भी लाता है। इसे स्टेबल या स्टिकी मनी माना जाता है। और एफपीआई? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ये फाइनेंशियल एसेट्स में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट्स में स्टॉक्स और बॉन्ड्स खरीदते हैं। उनका मकसद फाइनेंशियल रिटर्न है, कंपनी पर कंट्रोल नहीं। अच्छा। इसे वॉलेटाइल माना जाता है क्योंकि वो अपने एसेट्स बेचकर बहुत जल्दी देश से बाहर निकल सकते हैं, इसलिए इसे अक्सर हॉट मनी कहते हैं। मैं एक एनालॉजी ट्राई करता हूँ। एफडीआई एक नए देश में शादी करके सेटल होने जैसा है। आप घर खरीदते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, आप कमिटेड हैं। ठीक है। आप अचानक से सब कुछ छोड़कर नहीं जा सकते। जबकि एफपीआई उस देश में एक टूरिस्ट होने जैसा है। आप एंजॉय करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, लेकिन अगर मौसम पसंद नहीं आया तो अगली फ्लाइट से वापस जा सकते हैं। अ ब्रिलियंट एनालॉजी, ये कमिटमेंट के फर्क को परफेक्टली कैप्चर करता है। अब चलो स्टेटमेंट्स एनालाइज करते हैं। स्टेटमेंट 1। Statement 1. FDI usually provides a relatively stable long-term source of capital for the economy. ये करेक्ट है। ये स्टिकी मनी है जो फिजिकल एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। स्टेटमेंट 2। Statement 2. FPI flows can cause significant short-term volatility in equity and currency markets. ये भी करेक्ट है। जब FPIs पैसा निकालते हैं, स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो सकते हैं और रुपया तेजी से गिर सकता है। स्टेटमेंट 3। इस पर ध्यान देना होगा। Statement 3. Most FDI inflows in India now come only through the government approval route. ये factually incorrect है। सालों से इंडिया ने अपनी FDI पॉलिसी को लिबरलाइज किया है। आज 90% से ज्यादा FDI ऑटोमेटिक रूट से आता है, जहां पहले से गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। अच्छा, तो अप्रूवल राउट सिर्फ कुछ सेक्टर्स के लिए है? हाँ, कुछ सेंसिटिव सेक्टर्स के लिए। अब स्टेटमेंट 4। Statement 4. FDI inflows generally have less frequent need for RBI intervention in currency markets. ये करेक्ट है, क्योंकि FDI फ्लोज स्टेडी और प्रिडिक्टेबल होते हैं, वो करेंसी मार्केट में अचानक शॉक्स नहीं लाते। वॉलेटाइल FPI फ्लोज ही अक्सर RBI को इंटरवीन करने पर मजबूर करते हैं। तो हमारे पास स्टेटमेंट्स 1, 2 और 4 करेक्ट हैं। इसका मतलब टोटल 3 करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। आंसर सी है। करेक्ट अगेन। ट्रैप करंट FDI पॉलिसी को समझने में था।
मेमोरी हैक इसके लिए। इसका मेमोरी हैक लेटर्स पर बेस्ड है। FDI इज इक्वल टू फॉरेन ड्यूरेबल इन्वेस्टमेंट, FPI इज इक्वल टू फॉरेन पैनिक प्रोन इन्वेस्टमेंट। ये आपको उनका कोर नेचर याद रखने में मदद करेगा। ड्यूरेबल वर्सेस पैनिक प्रोन, समझ गया। तो मिनी रिकैप है, इन शॉर्ट एफडीआई इकोनॉमी का स्टेबल लॉन्ग टर्म पार्टनर है, जबकि एफपीआई वॉलेटाइल शॉर्ट टर्म विजिटर है। और याद रखिए, ज्यादातर एफडीआई अब ऑटोमेटिकली आता है। और हम आ गए हैं आज के आखिरी सवाल पर। चलिए हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स के बेसिक स्ट्रक्चर को डिकोड करते हैं। और हाँ, इस सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट स्ट्रक्चर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1. Money market primarily addresses short-term liquidity needs of institutions. 2. Capital market instruments are generally considered more liquid than money market instruments. 3. SEBI regulates the money market in India. 4. Capital market mainly facilitates long-term capital formation and wealth creation. ध्यान से सुनिए. Which of the statements given above are not correct? और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है फाइनेंशियल मार्केट्स। एक बहुत ही जरूरी सवाल, और जैसा आपने हाईलाइट किया, कीवर्ड है नॉट करेक्ट। हमें गलत स्टेटमेंट्स ढूंढने हैं। चलिए पहले कॉन्टेक्स्ट। फाइनेंशियल मार्केट मोटा मोटी 2 सेगमेंट्स में बनता हुआ है। पहला, द मनी मार्केट। ये शॉर्ट टर्म फंड्स का मार्केट है, 1 साल से कम की पीरियड्स के लिए। यहाँ में रेगुलेटर RBI है। और दूसरा द कैपिटल मार्केट। ये लॉन्ग टर्म फंड्स का मार्केट है, 1 साल से ज्यादा के पीरियड्स के लिए। यहाँ कंपनीज स्टॉक्स और बॉन्ड्स इशू करके कैपिटल रेज करती हैं, और यहाँ में रेगुलेटर सेबी हैं। मैं एक आखिरी एनालॉजी इस्तेमाल करता हूँ। मनी मार्केट एक दोस्त से 1 हफ्ते के खर्च के लिए शॉर्ट टर्म लोन लेने जैसा है। सही। और कैपिटल मार्केट फ्यूचर के लिए एसेट बनाने के लिए 20 साल का होम लोन लेने जैसा है। शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म। परफेक्ट। अब चलो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स ढूंढते हैं। स्टेटमेंट 1. Statement 1. Money market primarily addresses short-term liquidity needs of institutions. ये मनी मार्केट की डेफिनेशन है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट 2. Statement 2. Capital market instruments are generally considered more liquid than money market instruments. ये इनकरेक्ट है। लिक्विडिटी का मतलब है कि एक एसेट को कितनी आसानी से कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स अपने शॉर्ट मैच्योरिटीज जैसे 91 डेज की वजह से हाईली लिक्विड होते हैं। हाँ, एक लॉन्ग टर्म बॉन्ड से ज्यादा लिक्विड। बिल्कुल। तो मनी मार्केट ज्यादा लिक्विड है। अब स्टेटमेंट 3. स्टेटमेंट 3. SEBI regulates the money market in India. ये एक क्लासिक ट्रैप है और ये इनकरेक्ट है। मनी मार्केट, जो मनी और बैंकिंग से डील करता है, RBI का डोमेन है। SEBI कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है। ओके। और आखिरी स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सवाल पूछता है कि कौन से स्टेटमेंट्स नॉट करेक्ट हैं। हमने देखा कि स्टेटमेंट्स 2 और 3 इनकरेक्ट हैं। सही। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी, I and II ओनली। एग्जैक्टली। आपने नॉट करेक्ट वाले ट्रैप को आसा में परफेक्टली नेविगेट किया। आज का आखिरी मेमोरी हैक। आज का फाइनल मेमोरी हैक है मनी मार्केट इक्वल्स मिनट टर्म यानी शॉर्ट टर्म मोर लिक्विड रन बाय द मास्टर ऑफ मनी RBI। कैपिटल मार्केट इक्वल्स फॉर कंपनीज लॉन्ग टर्म फंड्स रन बाय द कैपिटल्स कॉप SEBI। ये तो फैंटास्टिक तरीका याद रखने का। मिनी रिकैप है। इन शॉर्ट, 2 बड़ी गलतियों से बचना है। ये सोचना कि कैपिटल मार्केट ज्यादा लिक्विड है, और ये कि SEBI मनी मार्केट चलाता है। सच्चाई बिल्कुल इसके उल्टे है। आउट्रो। म्यू। और इसी के साथ खत्म होता है हमारा 12 क्रूशियल इकोनॉमिक्स MCQs का मैराथन डीप डाइव। मैं सच में उम्मीद करता हूं कि आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखे नहीं, बल्कि उन्हें एग्जांपल्स और स्टोरीज के थ्रू फील किया है। यही हमारा गोल होता है। बिल्कुल। चलिए जल्दी से रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या-क्या कोर इनसाइट्स पक्के किए हैं। गो अहेड। हमने हाई रिस्क प्राइवेट AIFs को सेफ पब्लिक सेविंग स्कीम से अलग किया। हमने RBI के पावरफुल इंटरेस्ट फ्री टूल CRR को समझा। हमने सीखा कि असली गरीबी इनकम से परे मापी जाती है MPI के 3 डायमेंशंस, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल करके। हमने गवर्नमेंट की फाइनेंशियल रूल बुक, FRBM एक्ट और CBDT डायरेक्ट टैक्सेस के लिए और CBIC इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए अलग-अलग रोल्स को डिकोड किया। और भी बहुत कुछ था। हाँ, हमने एसेट क्रिएटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर और ऑपरेशनल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच के क्रिटिकल फर्क को मास्टर किया। हमने स्टेबल FDI के कमिटमेंट और हॉट मनी FPI की वॉलेटिलिटी के बीच का अंतर समझा। और आखिर में हमने फाइनेंशियल मार्केट का स्ट्रक्चर साफ किया। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म RBI रेगुलेटेड और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म SEBI रेगुलेटेड। ये एक पावर पैक्ड सेशन का पावर पैक्ड समरी था। और अब जैसा कि वादा किया था, एक आखिरी विचार आपके लिए। हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे GST पर बात की। उन्हें अक्सर रेग्रेसिव कहा जाता है क्योंकि वो गरीबों पर उनकी इनकम के परसेंटेज के हिसाब से ज्यादा असर डालते हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपके लिए चैलेंज ये है, GST पर इंडिया की बढ़ती निर्भरता के साथ गवर्नमेंट ऐसे क्या इनोवेटिव पॉलिसी सॉल्यूशंस ला सकती है जिससे गरीबों पर इस रेग्रेसिव इंपैक्ट को कम किया जा सके बिना अपनी ओवरऑल टैक्स कलेक्शंस को नुकसान पहुंचाए। इसके बारे में सोचिए। हम जल्द ही एक और डीप डाइव के साथ वापस आएंगे। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप क्वेश्चनिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी 1 कप चाय की कीमत कभी-कभी क्यों बढ़ जाती है? या जब आप एक UPI कोड स्कैन करते हैं तो पर्दे के पीछे असल में क्या होता है? ये सब जादू जैसा लगता है ना?
पर ये सब इंडियन इकोनॉमी नाम की एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स मशीन का हिस्सा है। आज हम उसी मशीन को पुर्जे पुर्जे अलग करके आपको दिखाएंगे कि ये काम कैसे करती है। कोई जार्गन नहीं, कोई बोरिंग लेक्चर नहीं, सिर्फ प्योर हाई एनर्जी नॉलेज। और हाँ, अगर आप इकोनॉमी के मामले में रूम में सबसे स्मार्ट इंसान बनना चाहते हैं तो फटाफट वो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। इसे आज का अपना पहला ग्रेट इन्वेस्टमेंट समझिए और कमेंट्स में बताइए कि कौन सा इकोनॉमिक टर्म आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। एग्जैक्टली तो आज का प्लान क्या है? आज हम एक मिशन पर हैं। इंडियन इकोनॉमी के 13 सुपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिकोड करने का मिशन। हम क्वेश्चन 13 से शुरू करेंगे और सीधे 25 तक जाएंगे, नो स्किपिंग। हम रियर और वास्ट्रो अकाउंट्स जैसे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, आपके डिजिटल पेमेंट्स कैसे रेगुलेट होते हैं ये जानेंगे, जीनी इंडेक्स जैसे तरीकों से गरीबी को नापना सीखेंगे, सेबी की पावर्स को एक्सप्लोर करेंगे और भी बहुत कुछ। तो इस गहरी पड़ताल के लिए तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने इंजन्स को फायर अप करते हैं पहले सवाल के साथ। क्वेश्चन नंबर 13, with reference to foreign direct investment and rupee-based external sector dynamics, consider the following statements. 1. Real effective exchange rate adjusts nominal effective exchange rate for relative inflation. 2. A persistently higher REER generally enhances export competitiveness of domestic producers. 3. Liberalized remittance scheme permits outward remittances only for current account transactions. 4. Vostro accounts help settle international trade payments in Indian rupees. Which of the statements given above are not correct? Options है A, II only, B, II only, C, II and III only, या D, I and 3. तो यहाँ पर ब्रॉड माइक्रो थीम है एक्सचेंज रेट्स एंड इंटरनेशनल ट्रेड। देखो, ये सवाल एक पैकेज डील जैसा है। ये इंडिया की एक्सटर्नल इकोनॉमी के 4 की पिलर्स को टेस्ट कर रहा है। एक्सचेंज रेट्स, जिसमें RER आ गया, हम विदेश पैसा कैसे भेजते हैं यानी LRS, और रुपी इंटरनेशनलाइजेशन का बड़ा सपना जिसके लिए वॉस्ट्रो अकाउंट्स है। आज की ग्लोबलाइज दुनिया में इन्हें समझना एब्सोल्युटली नॉन नेगोशिएबल है। मैं इसे थोड़ा रियल बनाने की कोशिश करता हूँ। इमेजिन करो कि आप एक एंटरप्रेन्योर हो और आप यूएसए में खूबसूरत मेड इन इंडिया टी शर्ट्स बेच रहे हो। तो RER ये तय करेगा कि आपकी टी शर्ट अमेरिकन बायर को सस्ती लगेगी या महंगी, भले ही आपने अपनी कीमत नहीं बदली हो। LRS ये तय करेगा कि आप अपने मुनाफे से, मान लीजिए न्यूयॉर्क में, एक छोटा सा अपार्टमेंट कितनी आसानी से खरीद सकते हैं। और वॉस्ट्रो अकाउंट्स वो आपके अमेरिकन बायर को सीधे इंडियन रुपीज में पेमेंट करने की सुविधा दे सकते हैं। कूल है ना? एक्सचेंज रेट adjusts nominal effective exchange rate for relative inflation। ये फंडामेंटली बिल्कुल करेक्ट है। नीर यानी नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को एक सिंपल एवरेज की तरह सोचो। वो बस रुपी की वैल्यू को कुछ और करेंसीज जैसे डॉलर, यूरो, येन के बास्केट के अगेंस्ट देखता है। पर REER ज्यादा स्मार्ट है। वो पूछता है इन्फ्लेशन का क्या। वो नीर को इंडिया और उन दूसरे देशों के बीच इन्फ्लेशन के डिफरेंस के लिए एडजस्ट करता है। तो RER आपको ग्लोबल स्टेज पर हमारी करेंसी की परचेजिंग पावर की असली तस्वीर दिखाता है। और पेरिफेरल नॉलेज के लिए ये याद रखना भी इंपॉर्टेंट है कि RBI एक 6 करेंसी और एक 40 करेंसी दोनों RER और नीर को ट्रैक करता है। ये डेटा उनके लिए अपनी मॉनेटरी पॉलिसी तय करने और रुपी की वैल्यू मैनेज करने के लिए बहुत क्रूशियल है। ये मेंस के आंसर्स के लिए भी एक सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्रिसाइसली। अब आते हैं स्टेटमेंट 2 पर। A persistently higher RER generally enhances export competitiveness of domestic producers। ये एक क्लासिक ट्रैप है। आपको क्या लगता है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। आमतौर पे हम सोचते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग करेंसी अच्छी बात है, राइट? तो अगर RER ज्यादा है, इसका मतलब हमारा रुपी रियल टर्म्स में स्ट्रॉन्गर है, तो ये हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए अच्छा होना चाहिए ना? यही तो लॉजिकल पजल है, लेकिन इकोनॉमिक्स में ये उल्टा काम करता है। हायर ERA का मतलब है कि हमारा रूपी अप्रिशिएट हुआ है। इससे हमारे गुड्स जैसे आपकी टी शर्ट्स विदेशियों के लिए खरीदने में ज्यादा महंगे हो जाते हैं। मान लो आपकी टी शर्ट की कीमत 800 रुपए है और एक्सचेंज रेट था $1 = 80 रुपए, तो अमेरिकन बायर को वो $10 की पड़ी। अगर रूपी अप्रिशिएट हुआ और RER बढ़ गया तो शायद अब $1 = 75 रुपीज हो गया। आपकी टी शर्ट तो अभी भी 800 रुपए की है, पर अमेरिकन के लिए अब वो लगभग $10.70 की हो गई, तो वो कम खरीदेंगे। इसलिए हायर ER असल में हमारी एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस को रिड्यूस करता है या हर्ट करता है। तो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। समझ गया। तो जो इंडिया में गुड्स इंपोर्ट कर रहा है उसके लिए ये अच्छा है, पर हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए बुरा। अच्छा, अब स्टेटमेंट 3 के बारे में क्या? लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम परमिट्स आउटवर्ड रेमिटेंसेस ओनली फॉर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। यहाँ की वर्ड है लिबरलाइज्ड। ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। LRS जैसा कि नाम से पता चलता है बहुत लिबरल है। ये एक इंडियन रेजिडेंट को विदेश में करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस जैसे ट्रैवल, एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस जैसे प्रॉपर्टी खरीदना, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, दोनों के लिए पैसा भेजने की अनुमति देता है। हाँ, एक लिमिट जरूर है जो फिलहाल $250,000 पर पर्सन पर फाइनेंशियल ईयर है। इसे सिर्फ करंट अकाउंट तक सीमित करना लिबरल पर्पस को ही खत्म कर देगा। तो LRS के तहत कोई अपने बच्चे की विदेश में पढ़ाई भी फंड कर सकता है और उनके रहने के लिए घर भी खरीद सकता है। मेक सेंस। फाइनली स्टेटमेंट 4, वॉस्ट्रो अकाउंट्स हेल्प सेटल इंटरनेशनल ट्रेड पेमेंट्स इन इंडियन रुपीस। और ये वाला स्पॉट ऑन है, एब्सोल्युटली करेक्ट। वॉस्ट्रो अकाउंट्स
डी-डॉलराइजेशन की कोशिश का एक कॉर्नरस्टोन है। एक वॉस्ट्रो अकाउंट बस एक ऐसा अकाउंट है जो एक फॉरेन बैंक एक इंडियन बैंक के साथ इंडियन रुपीस में खुलता है। इससे वो इंडिया के साथ ट्रेड के लिए पेमेंट्स सीधे हमारी करेंसी में कर सकते हैं, यूएस डॉलर की जरूरत को बाईपास करते हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, खासकर रशिया जैसे देशों के साथ ट्रेड के लिए जो सैंक्शंस के अंडर है। पेरिफेरल नॉलेज के लिए वॉस्ट्रो वर्सेस नॉस्ट्रो का कंफ्यूजन भी क्लियर कर लेते हैं। ये सिंपल लैटिन है। वॉस्ट्रो का मतलब योर्स और नॉस्ट्रो का मतलब आर्स। तो वॉस्ट्रो अकाउंट है आपका अकाउंट हमारे साथ, जैसे एक रशियन बैंक का रुपये अकाउंट एसबीआई में, और नॉस्ट्रो अकाउंट है हमारा अकाउंट आपके साथ, जैसे एसबीआई का डॉलर अकाउंट एक यूएस बैंक में। एक्सीलेंट। अब आते हैं एलिमिनेशन लॉजिक पर। सवाल पूछ रहा है कि कौन से स्टेटमेंट्स नॉट करेक्ट हैं। हमने एस्टैब्लिश किया कि स्टेटमेंट 2 RER enhances exports और स्टेटमेंट 3 LRS for current account only दोनों ही पक्के तौर पर गलत हैं। तो हमारे आंसर में I और I दोनों होने चाहिए। इससे हम सीधे ऑप्शन सी पर पहुंच जाते हैं। परफेक्ट। और हमारे लिए कोई मेमोरी हैक है? ऑफ कोर्स, बस याद रखिए हाई RER enhances exports और LRS लिबरल है, तो ये करंट एंड कैपिटल दोनों के लिए है। इन शॉर्ट, हाई RER एक्सपोर्टर्स के लिए सरदर्द है, LRS फॉरेन ट्रिप्स और फॉरेन प्रॉपर्टी दोनों का टिकट है, और वॉस्ट्रो अकाउंट्स रुपी को ग्लोबल प्लेयर बनाने में हमारे दोस्त हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने अभी देखा कि इंडिया इंटरनेशनल लेवल पर पैसे के साथ कैसे डील करता है। अब इसे घर पे लाते हैं। क्वेश्चन 14 उस सिस्टम के बारे में है जिसे हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं। विद रेफरेंस टू डिजिटल पेमेंट्स रेगुलेशन इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1. Payment and Settlement Systems Act designates RBI as authority for payment systems. 2. Payment aggregators must obtain RBI authorization under Payment and Settlement Systems Act. 3. Payments Regulatory Board is chaired by the Union Finance Minister as ex officio head. Which of the statements given above are not correct? Options है A. I3 only, B. IN3 only, C. IN2 only या D. 2 and 3 only. माइक्रो थीम है डिजिटल पेमेंट्स रेगुलेशन। हम टैप करते हैं, स्कैन करते हैं, पे करते हैं, महीने में सैकड़ों बार। पर क्या ये सुनिश्चित करता है कि जब आप अपने स्विगी ऑर्डर के लिए पे करते हैं तो पैसा वाकई स्विगी तक सुरक्षित रूप से पहुंचे और साइबर स्पेस में खो ना जाए? यही एक रॉक सॉलिड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का जादू है। चलिए इस खेल के नियमों को समझते हैं। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जब आप स्विगी या Amazon पर पे करते हैं तो आप उन्हें सीधे पैसे नहीं दे रहे होते। पैसा एक पेमेंट एग्रीगेटर यानी पीए जैसे रेजर पे या पेयू के जरिए जाता है। ये कंपनियां बिचौलिए हैं। आरबीआई का काम ये सुनिश्चित करना है कि ये बिचौलिए भरोसेमंद, फाइनेंशियली स्टेबल और सिक्योर हों ताकि आपका पैसा हमेशा सेफ रहे। यही यहाँ का कोर आइडिया है। अब स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं। स्टेटमेंट 1, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट डेजिग्नेट्स आरबीआई एज अथॉरिटी फॉर पेमेंट सिस्टम्स। ये फाउंडेशन है और ये 100% करेक्ट है। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट ऑफ 2007 इंडिया में सभी पेमेंट सिस्टम्स के लिए बाइबल की तरह है। ये साफ तौर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सभी पेमेंट सिस्टम्स को रेगुलेट और सुपरवाइज करने का एकमात्र अधिकार देता है, चाहे वो यूपीआई हो, एनईएफटी, आरटीजीएस या आपके क्रेडिट कार्ड नेटवर्क्स। एक पेरिफेरल नॉलेज पॉइंट, ये एक्ट आरबीआई को लाइसेंस जारी करने, स्टैंडर्ड सेट करने और यहाँ तक कि नियमों का पालन ना करने वाली एंटिटीज को पेनलाइज करने की भी पावर देता है। इसी की वजह से हमारा डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम दुनिया के सबसे रोबस्ट इकोसिस्टम्स में से एक है। अब स्टेटमेंट 2 पर आते हैं। पेमेंट एग्रीगेटर्स मस्ट ऑब्टेन आरबीआई ऑथराइजेशन अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट। ये भी पूरी तरह से करेक्ट है। कुछ समय तक ये पीएज एक ग्रे एरिया में ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन कुछ साल पहले आरबीआई ने उनके लिए लाइसेंस लेना मैंडेटरी कर दिया। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी और उनके द्वारा हैंडल किए जाने वाले फंड्स के किसी भी पोटेंशियल मिसयूज को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। तो कोई भी रैंडम कंपनी बस पब्लिक का पैसा हैंडल करना शुरू नहीं कर सकती, उन्हें आरबीआई की मंजूरी चाहिए। मेक सेंस। अब आते हैं ट्विस्ट पर। स्टेटमेंट 3, पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड इज चेयर्ड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एज एक्स ऑफिशियो हेड। और यहीं पर कैच है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। हाँ, एक पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड का प्रस्ताव पीएसएस एक्ट के एक ड्राफ्ट अमेंडमेंट में किया गया था, लेकिन उस प्रस्ताव में भी आइडिया ये था कि इसे आरबीआई गवर्नर हेड करेंगे। मौजूदा स्ट्रक्चर में मेन बॉडी है बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स यानी बीपीएसएस, जो आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड की एक कमिटी है, और इसे एक आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर चेयर करते हैं। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हाई पॉलिसी लेवल पर शामिल होते हैं, लेकिन पेमेंट सिस्टम्स के डायरेक्ट ऑपरेशनल रेगुलेशन में नहीं। वो आरबीआई का टर्फ है और सिर्फ आरबीआई का। तो चेन ऑफ कमांड आरबीआई के भीतर ही रहती है, दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में नहीं, जहां फाइनेंस मिनिस्ट्री है। ठीक है, तो एलिमिनेशन लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। सवाल पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। हमने कंफर्म किया कि स्टेटमेंट्स 1 और 2 करेक्ट है और सिर्फ स्टेटमेंट 3 गलत है। इससे आंसर ऑप्शन ए I3 ओनली बन जाता है। इजी पीजी। अब बारी है मेमोरी हैक की। जब पेमेंट्स की बात आती है तो बस 3 P's याद रखिए। पेमेंट्स इज इक्वल टू पैसा इज इक्वल टू आरबीआई पावर। फाइनेंस मिनिस्ट्री डायरेक्ट रेगुलेशन में इन्वॉल्व नहीं होती। तो मिनी रिकैप ये है,
पीएसएस एक्ट आरबीआई को पावर देता है, पेमेंट एग्रीगेटर्स को इस बुक के हिसाब से खेलकर लाइसेंस लेना पड़ता है, और इस गेम का रेफरी हमेशा आरबीआई से कोई होता है, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं। बिल्कुल, पैसे के फ्लो को देखने के बाद अब उसके डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। क्वेश्चन 15 इस बारे में है कि हम अमीर और गरीब के बीच की खाई को कैसे मापते हैं। विद रेफरेंस टू मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1. Kuznets ratio compares income shares of top and bottom population quantiles. 2. Palmer ratio uses income share of top 10% and bottom 40%. 3. Gini index value of 0 represents perfect income equality within a society. 4. Human Development Index directly incorporates Gini index into its calculation formula. Which of the statements given above are not correct? A. 4 only. B. 2 and 3 only. C. 3 and 4 only. D. 1, 2 and 3. थीम है पॉवर्टी और इनइक्वालिटी मेजरमेंट, या कह सकते हैं अमीरी गरीबी का हिसाब किताब। ये टर्म सुनने में कॉम्प्लेक्स लगते हैं, पर ये बस अलग अलग टूल्स हैं, जैसे एक रूलर या एक वेइंग स्केल, जो एक ही चीज को मापते हैं, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। चलो इन्हें तोड़ते हैं। चलो स्टेटमेंट 1 से शुरू करते हैं। Kuznets ratio compares income shares of top and bottom population quantiles. ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है। Kuznets ratio आमतौर पर पॉपुलेशन के रिचेस्ट 20% की इनकम को लेता है और उसे पूरेस्ट 20% की इनकम से डिवाइड करता है। नंबर जितना ज्यादा होगा, मतलब अमीरों के पास पाई का उतना बड़ा हिस्सा है जो ज्यादा इनइक्वालिटी दिखाता है। सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये टॉप और बॉटम का एक सीधा साधा कंपैरिजन है। अब स्टेटमेंट 2, पामा रेशो यूजेस इनकम शेयर ऑफ टॉप 10% एंड बॉटम 40%। ये कुछ ज्यादा ही स्पेसिफिक लग रहा है। और ये करेक्ट भी है। इसे बनाने वाले इकोनॉमिस्ट गैब्रियल पामा की एक फैसिनेटिंग इनसाइट थी। उन्होंने पाया कि ज्यादातर देशों में पॉपुलेशन का मिडिल 50%, 40th से 90th परसेंटाइल तक नेशनल इनकम का लगभग 50% कमाता है, और ये शेयर काफी स्टेबल रहता है। तो उन्होंने तर्क दिया कि इनइक्वालिटी की असली कहानी रिचेस्ट 10% और पुअरेस्ट 40% के बीच की खींचतान है। पामा रेशियो टॉप 10% की इनकम को बॉटम 40% की इनकम से डिवाइड करके निकाला जाता है। ये एक बहुत पावरफुल और इंट्यूटिव मेजर है। ये तो ग्रेट पीस ऑफ पेरिफेरल नॉलेज है। मिडिल क्लास के इनकम शेयर की स्टेबिलिटी एक कूल फैक्ट है। ठीक है, अब सबसे फेमस वाले पर आते हैं। स्टेटमेंट 3, जीनी इंडेक्स की वैल्यू 0 represents perfect income equality. ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। जिनी इंडेक्स या जिनी कोफिशिएंट इनइक्वालिटी मैट्रिक्स का अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है। इसकी रेंज 0 से 1 या कभी-कभी 0 से 100 तक होती है। जिनी ऑफ 0 का मतलब है परफेक्ट इक्वालिटी, हर किसी की इनकम बिल्कुल बराबर है, और जिनी ऑफ 1 का मतलब है परफेक्ट इनइक्वालिटी, एक व्यक्ति के पास सारी इनकम है और बाकी सबके पास 0। जिनी जितना कम होगा, सोसाइटी उतनी ही इक्वल होगी। तो हमारे पास अब तक 3 करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। इसका मतलब आखिरी वाला ही कल्प्रिट होगा। स्टेटमेंट 4, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट्स जिनी इंडेक्स इनटू इट्स कैलकुलेशन फॉर्मूला। क्या ये सही है? नहीं, यही इनकरेक्ट है। ये एक बहुत कॉमन पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन है जिसे यूपीएससी टेस्ट करना पसंद करता है। स्टैंडर्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI 3 चीजों का कॉम्पोजिट है: अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, नॉलेज, years ऑफ स्कूलिंग, और अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। ये अपने फॉर्मूला में जिनी इंडेक्स जैसी किसी भी इनइक्वालिटी मेजर को डायरेक्टली इंक्लूड नहीं करता है। एक अलग इंडेक्स है जिसे इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI कहते हैं, जो इनइक्वालिटी को अकाउंट में लेता है लेकिन स्टैंडर्ड HDI नहीं लेता। ये एक क्रूशियल डिस्टिंक्शन है। तो सवाल नॉट करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है। चूंकि स्टेटमेंट्स 1, 2 और 3 करेक्ट हैं, तो सिर्फ स्टेटमेंट 4 ही इनकरेक्ट है। आंसर है A, IV ओनली। प्रिसाइसली। और आपके लिए एक मेमोरी हैक, जिनी इक्वल्स टू 0 को ऐसे सोचें जैसे एक जीनी ने सबकी इनकम बराबर होने की विश पूरी कर दी है, परफेक्ट इक्वालिटी। और याद रखना, स्टैंडर्ड HDI सिंपल और प्योर है, वो जिनी के साथ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। IHDI इनइक्वालिटी को एडजस्ट करने का काम करता है। मिनी रिकैप, कुज़नेट्स, पाल्मा और जीनी सभी इनइक्वालिटी मापने के वैलिड टूल्स हैं, लेकिन स्टैंडर्ड HDI इसे सिंपल रखता है और अपने कैलकुलेशन में जीनी इंडेक्स का उपयोग नहीं करता। गॉट इट? तो जीनी इंडेक्स हमें देश में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी दिखाता है। अब उस इंस्टीट्यूशन को देखते हैं जिसका काम यह सुनिश्चित करना है कि कम से कम स्टॉक मार्केट में सबको एक फेयर और इक्वल चांस मिले। वो है SEB। क्वेश्चन 16 इसी पावरफुल रेगुलेटर के बारे में है। विद रेफरेंस टू द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? 1. SEB board includes representation from the Union Finance Ministry and RBI. 2. SEB possesses enforcement powers similar to a civil court under procedural law. 3. Swagat FI framework aims to simplify access for certain categories of foreign investors. 4. SEBI directly guarantees returns on investments made through WITs and InvITs. Select the correct answer using the code given below. A. I only. B. 2 and 3 only. C. 1, 2 and 3. D.
None of the above statement is correct. एक बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन। माइक्रो थीम है सेबीज पावर्स एंड फ्रेमवर्क्स। सेबी हमेशा स्कैम्स पर कार्रवाई करने या नए रूल्स लाने के लिए खबरों में रहता है। चलो देखते हैं ये सब क्या है। स्टेटमेंट 1, सेबी बोर्ड इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड आरबीआई। ये करेक्ट है। सेबी का बोर्ड कोई आइसोलेटेड बॉडी नहीं है, इसे कोऑर्डिनेशन के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एक चेयरमैन, फाइनेंस मिनिस्ट्री से मेंबर्स, आरबीआई से एक मेंबर और अन्य होल टाइम और पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। ये स्ट्रक्चर सुनिश्चित करता है कि मार्केट रेगुलेटर, सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट सभी एक ही पेज पर है। मेक सेंस। आप नहीं चाहेंगे कि वे साइलोस में काम करें। अब स्टेटमेंट 2, सेबी possesses enforcement powers similar to a civil court. ये सुनने में सीरियस लगता है भी, और ये करेक्ट भी है। इसी से सेबी को ताकत मिलती है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत सेबी के पास लोगों को समन करने, उनसे शपथ पर सवाल करने, डॉक्यूमेंट्स मांगने और अकाउंट बुक्स की जांच करने की पावर है। ये किसी को क्रिमिनल कोर्ट की तरह जेल नहीं भेज सकता, लेकिन ये भारी पेनल्टी लगा सकता है और उन्हें रिकवर भी कर सकता है, बिल्कुल एक सिविल कोर्ट की तरह। तो ये एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। ये एक की पीस ऑफ पेरिफेरल नॉलेज है। स्टेटमेंट 3 के बारे में क्या? स्वागत एफआई फ्रेमवर्क एम्स टू सिंप्लीफाई एक्सेस फॉर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स। स्वागत का मतलब है वेलकम। एग्जैक्टली, नाम ही सब कुछ बता देता है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। स्वागत एफआई एक प्रपोज्ड फ्रेमवर्क था ताकि कुछ वेल रेगुलेटेड फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए इंडियन मार्केट में एंटर करना आसान हो सके। इसका गोल रेड टेप को कम करना और इंडिया को एक ज्यादा अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाना है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का स्वागत। ठीक है, स्टेटमेंट्स 1, 2 और 3 करेक्ट लग रहे हैं। अब आखिरी वाला, और ये एक ट्रैप जैसा लग रहा है। स्टेटमेंट 4, सेबी डायरेक्टली गारंटीज रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स मेड थ्रू रीट्स एंड इनविट्स। ये सबसे बड़ा ट्रैप है और ये पूरी तरह से 100% इनकरेक्ट है। ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। सेबी एक रेगुलेटर है। इसका काम ये सुनिश्चित करना है कि मार्केट फेयर, ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट हो। ये कोई इंश्योरर या गारंटर नहीं है। दुनिया का कोई भी मार्केट रेगुलेटर मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट्स पर रिटर्न्स की गारंटी नहीं देता। रीट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स और इनविट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स, मार्केट रिस्क के अधीन है, बिल्कुल स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स की तरह। आपका इन्वेस्टमेंट ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी। सेबी का रोल आपको फ्रॉड से बचाना है, लॉस से नहीं। तो पेरिफेरल नॉलेज के लिए रीट्स और इनविट्स बेसिकली म्यूचुअल फंड्स की तरह हैं, लेकिन रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। वे छोटे इन्वेस्टर्स को एक ऑफिस पार्क, मॉल या हाईवे जैसे बड़े एसेट का एक छोटा सा हिस्सा ओन करने और उससे रेंटल इनकम या टोल्स कमाने देते हैं। एग्जैक्टली। अब एलिमिनेशन लॉजिक पर आते हैं। सवाल करेक्ट स्टेटमेंट्स के बारे में पूछ रहा है। हमने कंफर्म किया है कि 1, 2 और 3 करेक्ट है, जबकि 4 इनकरेक्ट है। ये हमें सीधे ऑप्शन सी, आई एंड आई पर ले जाता है। यहां पर मेमोरी हैक सिंपल है। सेबी एक रेफरी है, रिच अंकल नहीं। ये फेयर प्ले सुनिश्चित करता है, लेकिन आपको पॉकेट मनी नहीं देता। परफेक्ट मिनी रिकैप। सेबी का बोर्ड एक टीम प्लेयर है, उसके पास सिविल कोड जैसी पावर्स है और वो स्वैगर्ट जैसे फ्रेमवर्क्स के साथ फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए रेड कार्पेट बिछाता है। लेकिन वो कभी भी आपके रिटर्न्स की गारंटी नहीं देगा, इसे याद रखना। हमने अभी सेबी की बात की, जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स को रेगुलेट करता है, लेकिन ग्रास रूट्स का क्या? सिस्टम ये कैसे इंश्योर करता है कि पैसा छोटे किसान या नए एंटरप्रेन्योर तक पहुंचे? ये हमें क्वेश्चन 17 पर लाता है। With reference to banking regulation and priority sector lending, which of the following statements are correct? 1. Priority sector lending requires banks to allocate part of adjusted net bank credit. 2. Regional rural banks must devote a specified share of credit to priority sectors. 3. Priority sector categories include agriculture, MSMEs, housing, and renewable energy, among others. Select the correct answer using the code given below. A. I and 3 only. B. I and 2 only. C. All 3. D. 2 and 3 only. माइक्रो थीम है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, पीएसएल। ये बेसिकली गवर्नमेंट का बैंकों को ये कहना है, हे, जब तुम बड़ी कंपनीज को बड़े लोन्स देने में बिजी हो तो उन सेक्टर्स को मत भूलना जो हमारी इकोनॉमी की रीढ़ हैं। ये बैंकिंग में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में है। ये कहने का एक परफेक्ट तरीका है। अब स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं। स्टेटमेंट 1, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग रिक्वायर्स बैंक्स टू एलोकेट पार्ट ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एक बैंक का पीएसएल टारगेट उसके प्रॉफिट्स या डिपॉजिट्स पर बेस्ड नहीं होता है। ये उसकी टोटल लेंडिंग पर बेस्ड होता है, जिसे एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट ANBC या क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर जो भी ज्यादा हो कहा जाता है। ये सुनिश्चित करता है कि टारगेट बैंक की लेंडिंग एक्टिविटीज के प्रोपोर्शनल हो। बड़े बैंक का टारगेट भी बड़ा होता है। तो ANBC कैलकुलेशन का बेस है। मेक सेंस। स्टेटमेंट 2, रीजनल रूरल बैंक्स मस्ट डिवोट अ स्पेसिफाइड शेयर ऑफ क्रेडिट टू प्रायोरिटी सेक्टर्स। हाँ, ये भी करेक्ट है। इनफैक्ट उनके एग्जिस्टेंस का प्राइमरी रीजन ही रूरल और प्रायोरिटी सेक्टर्स को सर्व करना है। तो न केवल उनका एक पीएसएल टारगेट होता है, बल्कि उनका टारगेट बड़े कमर्शियल बैंक से ज्यादा होता है। हम एग्जैक्ट नंबर एक बात के क्वेश्चन में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए ये जानना ही काफी है कि उनका एक स्पेसिफिक टारगेट होता है। ये लॉजिकल है, उनके नाम में ही रूरल है। अब स्टेटमेंट 3, प्रायोरिटी सेक्टर कैटेगरीज इंक्लूड एग्रीकल्चर, MSMEs, हाउसिंग
and renewable energy among others. ये भी करेक्ट है। पीएसएल लिस्ट काफी कॉम्प्रहेंसिव है। ये इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए सबसे क्रिटिकल सेक्टर्स को कवर करती है। एग्रीकल्चर और एमएसएमई सबसे बड़े हैं, लेकिन इसमें एजुकेशन लोन्स, हाउसिंग लोन्स एक निश्चित सीमा तक, एक्सपोर्ट क्रेडिट, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्कूल या हॉस्पिटल बनाना, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर पैनल्स के लिए, और यहाँ तक कि वीकर सेक्शंस को दिए जाने वाले लोन्स भी शामिल हैं। आइडिया ये है कि क्रेडिट को वहाँ डायरेक्ट किया जाए जहाँ डेवलपमेंट और जॉब क्रिएशन के लिए इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो एक रियल लाइफ एग्जांपल है, एक गांव के छोटे किसान को ट्रैक्टर के लिए लोन मिलना, जिसे एक बड़े शहर का बैंक शायद रिजेक्ट कर देता क्योंकि लोन अमाउंट बहुत छोटा था। पीएसएल उस लोन को पॉसिबल बनाता है। ऐसा लगता है कि तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। वह इंडीड तीनों स्टेटमेंट्स इंडिया में पीएसएल फ्रेमवर्क को एक्यूरेटली डिस्क्राइब करते हैं। इसका मतलब है कि आंसर है सी, आई एंड आई। यहाँ एलिमिनेशन लॉजिक सीधा है क्योंकि सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। मेमोरी हैक ये है कि पीएसएल को बैंक लोन्स के लिए एक सोशल कोटा की तरह सोचें। मिनी रिकैप। पीएसएल टारगेट्स बैंक की टोटल लेंडिंग एएनबीसी पर कैलकुलेट होते हैं। वे आरआरबीज सहित सभी बैंक्स पर लागू होते हैं और प्रायोरिटी सेक्टर्स की लिस्ट ब्रॉड है और फार्म से लेकर सोलर पैनल्स तक सब कुछ कवर करती है। तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। हमने अभी पीएसएल की बात की, जो क्रेडिट एक्सेस देकर गरीबी से लड़ने का एक टूल है। पर हमें ये पता कैसे चलता है कि कौन गरीब है? क्या ये सिर्फ पैसे की कमी है? क्वेश्चन 18 इसी आइडिया को चैलेंज करता है। With reference to multidimensional poverty measurement in India, consider the following statements. Statement I, the National Multidimensional Poverty Index includes bank account ownership as an indicator. Statement I, bank account ownership is treated as part of the standard of living dimension in the index. Which one of the following is correct in respect of the above statements? A, both statement I and statement I are correct, and statement I is the correct explanation of statement I. B, both statement I and statement I are correct, but statement I is not the correct explanation of statement I. C, statement I is correct, but statement I is incorrect. D, statement I is incorrect, but statement I is correct. थीम है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई। बड़ा आइडिया ये है कि गरीबी सिर्फ इनकम की कमी नहीं है, ये कैपेबिलिटीज की कमी है। ये प्रॉपर हेल्थ, एजुकेशन या एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नो होने के बारे में है। ये इंडेक्स उसी बड़ी पिक्चर को कैप्चर करने की कोशिश करता है। ग्लोबल एमपीआई, जिसे यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड ने डेवलप किया है, 3 डायमेंशंस में 10 इंडिकेटर्स को देखता है: हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब देखते हैं इंडिया क्या करता है। स्टेटमेंट आई, द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इंक्लूड्स बैंक अकाउंट ओनरशिप एज एन इंडिकेटर। ये करेक्ट है। इंडिया का नेशनल एमपीआई, जिसे नीति आयोग रिलीज करता है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अडेप्टेड है। ये 10 ग्लोबल इंडिकेटर्स को लेता है और उसमें 2 और ऐड करता है जो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है: मैटरनल हेल्थ और बैंक अकाउंट ओनरशिप। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जन धन योजना जैसी हमारी नेशनल प्रायोरिटीज को रिफ्लेक्ट करता है। सो स्टेटमेंट आई करेक्ट है। ओके, तो हमारा इंडेक्स कस्टमाइज है, इसमें 12 इंडिकेटर्स हैं। अब ट्रिकी पार्ट पे आते हैं। स्टेटमेंट 2, बैंक अकाउंट ओनरशिप इज ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डायमेंशन इन द इंडेक्स। ये लॉजिकल लगता है, इसे और कहाँ रखेंगे? यहीं पर हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इस सवाल के सोर्स मटेरियल में एक कंफ्यूजिंग या पॉसिबली फ्लॉड कंक्लूजन लग रहा है। पहले एक्चुअल फैक्ट एस्टैब्लिश करते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट खुद बैंक अकाउंट इंडिकेटर को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डायमेंशन के अंडर रखती है, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी जैसे इंडिकेटर्स के साथ। तो रियलिटी में स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। क्या स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन करता है? हाँ, ये बताता है कि स्टेटमेंट 1 के इंडिकेटर्स कहाँ रखे गए हैं, तो आंसर ए होना चाहिए लॉजिकली। हाँ, हाउएवर ये पॉसिबल है कि कुछ टेस्ट सीरीज या आंसर कीज स्टेटमेंट 2 को इनकरेक्ट मार्क करें, शायद एक बहुत ही फाइन एकेडमिक डिस्टिंक्शन के आधार पर कि ये एक एडेड इंडिकेटर है और ओरिजिनल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डायमेंशन का हिस्सा नहीं है। ये सवाल फ्रेम करने का एक खराब तरीका है, लेकिन एक क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के तौर पर हमारा काम आपको सच बताना है। बोथ स्टेटमेंट आई एंड स्टेटमेंट 2 आर फैक्चुअली करेक्ट। अगर एग्जाम में ऐसा सवाल आता है और ऑफिशियल आंसर की सी कहती है, तो ये की में एरर होने की संभावना है। करेक्ट एनालिसिस ये है कि दोनों करेक्ट है और आई को एक्सप्लेन करता है। तो ट्रू कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए हम ए को करेक्ट चॉइस मानकर आगे बढ़ेंगे। अपनी नॉलेज को फैक्ट्स पर बनाना क्रूशल है, फ्लॉड आंसर कीज पर नहीं। आंसर नहीं, यही असली वैल्यू है। तो हमारे डीप डाइव के लिए की टेकअवे ये है कि इंडिया के एमपीआई में 12 इंडिकेटर्स हैं और बैंक अकाउंट उनमें से एक है, जिसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डायमेंशन के अंडर रखा गया है। प्रिसाइसली, कोई मेमोरी हैक की जरूरत नहीं है, बस ये क्रूशल क्लैरिफिकेशन जरूरी है। चलो सही नॉलेज के साथ आगे बढ़ते हैं। मिनी रिकैप। नेशनल एमपीआई इंडिया स्पेसिफिक है, इसमें बैंक अकाउंट इंडिकेटर शामिल है। स्टेटमेंट आई करेक्ट, और ये इंडिकेटर वाकई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डायमेंशन के तहत क्लासिफाइड है। स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट। असली लर्निंग ये है कि अपने सोर्सेज पर सवाल उठाओ। हमने अभी देखा कि गरीबी को कैसे मापा जाता है।
अब एक ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसी को देखते हैं जो कभी-कभी गरीबों को अमीरों से ज्यादा प्रभावित कर सकती है। टैक्स सिस्टम। ये हमें क्वेश्चन 19 पर लाता है। With reference to the Indian tax structure, consider the following statements. Statement I. Indirect taxes are generally considered regressive in nature in India. Statement 2. This is because the tax rate remains the same regardless of the taxpayer's income level. Which one of the following is correct in respect of the above statements? A. Both statement I and statement II are correct, and statement II is the correct explanation of statement I. B. Both statement I and statement II are correct, but statement II is not the correct explanation of statement I. C. Statement I is correct, but statement II is incorrect. D. Statement I is incorrect, but statement II is correct. यहाँ थीम है रिग्रेसिव नेचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। एक सिंपल सवाल पूछते हैं, मुकेश अंबानी और उनका ड्राइवर दोनों डोमिनोज पिज्जा पर बिल्कुल सेम जीएसटी क्यों देते हैं? जवाब इस एमसीक्यू में छिपा है। चलो स्टेटमेंट 1 को चेक करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर जनरली कंसिडर्ड रिग्रेसिव इन नेचर इन इंडिया। ये करेक्ट है। एक रिग्रेसिव टैक्स वो होता है जो लो इनकम अर्नर्स से उनकी इनकम का ज्यादा परसेंटेज लेता है हाई इनकम अर्नर्स की तुलना में। इनकम टैक्स जिसमें स्लैब्स होते हैं प्रोग्रेसिव होता है। जीएसटी जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस इसके ऑपोजिट होते हैं। और स्टेटमेंट सेकंड हमें बताता है क्यों। दिस इज बिकॉज द टैक्स रेट रिमेन्स द सेम रिगार्डलेस ऑफ द टैक्सपेयर्स इनकम लेवल। चलो उस पिज्जा का एग्जांपल लेते हैं। मान लो पिज्जा 500 रुपए का है और उस पर 5% जीएसटी है, जो हुआ 25 रुपए। एक व्यक्ति जो महीने में 10,000 रुपए कमाता है, उसके लिए वो 25 रुपए उसकी इनकम का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है। जो महीने में 10 लाख कमाता है, उसके लिए वो 25 रुपए प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली टैक्स अमाउंट तो सेम है, लेकिन उसका इम्पैक्ट या बर्डन गरीब व्यक्ति पर बहुत ज्यादा है। तो स्टेटमेंट 2 जो कहता है कि रेट सबके लिए सेम है, वो भी करेक्ट है। और ज्यादा इंपॉर्टेंटली ये परफेक्टली एक्सप्लेन करता है कि स्टेटमेंट 1 क्यों करेक्ट है। यूनिफॉर्म रेट ही रिग्रेसिव इफेक्ट का डायरेक्ट कॉज है। इसका मतलब है कि आंसर क्लियरली ए है। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और आई का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये पब्लिक फाइनेंस में एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है पेरिफेरल नॉलेज के लिए। इसीलिए गवर्नमेंट्स अक्सर जीएसटी की रिग्रेसिविटी को बैलेंस करने की कोशिश करती हैं, जैसे बेसिक जरूरतों जैसे अनपैकेज्ड फूड ग्रेन्स को टैक्स से एग्जेम्प्ट करके या टैक्स रेवेन्यू का इस्तेमाल प्रो पुअर वेलफेयर स्कीम्स के लिए करके। स्पॉट ऑन। यहाँ पर मेमोरी हैक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐसे सोचो कि उनका इनडिस्क्रिमिनेट इम्पैक्ट होता है जो उन्हें इनइक्विटेबल बनाता है। मिनी रिकैप। इनडायरेक्ट टैक्सेस रिग्रेसिव होते हैं क्योंकि हर कोई सेम फ्लैट रेट देता है, जो गरीबों की जेब पर अमीरों की जेब से कहीं ज्यादा चोट करता है। सिंपल, लॉजिकल और करेक्ट। टैक्सेस के ब्रॉड टॉपिक से अब एक बहुत स्पेसिफिक टाइप के इंस्टीट्यूशन पे जूम इन करते हैं जो रूरल इंडिया को सर्व करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्वेश्चन 20 है रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में। कंसर्निंग रीजनल रूरल बैंक्स RRBs इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट आई, RRBs are jointly owned by the union government, state government and a sponsor bank. Statement 2, they are required to allocate at least 1/4 of their credit to priority sectors. Which one of the following is correct in respect of the above statements? Options हैं A, B, C या D. थीम है रीजनल रूरल बैंक्स, या जैसा हम उन्हें कह सकते हैं गांव के बैंक। चलो उनके यूनिक डीएनए, उनकी ओनरशिप से शुरू करते हैं। स्टेटमेंट आई, RRBs are jointly owned by the union government, state government and a sponsor bank. ये स्टेटमेंट करेक्ट है। RRBs का ओनरशिप स्ट्रक्चर बहुत यूनिक है और लॉ द्वारा फिक्स्ड है। सेंट्रल गवर्नमेंट 50% होल्ड करती है, कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट जहां RRB लोकेटेड है वो 15% होल्ड करती है, और एक स्पॉन्सर बैंक जो आमतौर पर एक बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक होता है बाकी 35% होल्ड करता है। ये 50-15-35 का रेशो एक क्लासिक फैक्ट है याद रखने के लिए। पेरिफेरल नॉलेज के लिए याद रखिए कि RRBs 1975 में नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप की रिकमेंडेशंस पर एस्टैब्लिश किए गए थे। ओके, 15-15-35 का स्ट्रक्चर करेक्ट है। अब स्टेटमेंट 2, दे आर रिक्वायर्ड टू एलोकेट एटलीस्ट 1/4 ऑफ देयर क्रेडिट टू प्रायोरिटी सेक्टर्स। 1/4 का मतलब है 25%। ये लॉजिकल लगता है उनके पर्पस को देखते हुए जो हमने PSL क्वेश्चन में डिस्कस किया था। लेकिन लॉजिक एक ट्रैप हो सकता है अगर आपको एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता। ये एक क्लासिक UPSC ट्रिक है। जबकि RRBs की PSL रिक्वायरमेंट बिल्कुल है, यहाँ दिया गया नंबर गलत है। जैसा हमने डिस्कस किया, उनका मेन जॉब प्रायोरिटी सेक्टर्स को सर्व करना है, तो उनका टारगेट बहुत बहुत ज्यादा है। RRBs के लिए एक्चुअल रिक्वायरमेंट है 75% ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग क्रेडिट प्रायोरिटी सेक्टर्स को जाना चाहिए, 25% नहीं। सो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। वाओ, 75%, ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये वाकई उनका फोकस दिखाता है। तो स्टेटमेंट आई करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। ये हमें सीधे ऑप्शन सी पर ले जाता है। ये क्वेश्चन एक ग्रेट लेसन है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना ही नहीं बल्कि की फिगर्स को याद रखना भी जरूरी है। प्रिसाइसली, एग्जाम अक्सर इन स्पेसिफिक नंबर्स पर खेलता है। मेमोरी हैक ये हो सकता है कि RRBs में 3 स्टेक होल्डर्स, सेंटर, स्टेट, स्पॉन्सर को 3/4 से एसोसिएट करें जो 75% होता है। मिनी रिकैप, RRB ओनरशिप फॉर्मूला 15-15-35 है जो करेक्ट है।
लेकिन उनका PSL टारगेट वॉपिंग 75% है, सिर्फ 25% नहीं, जिससे दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। हमने अभी देखा कि आरआरबीज रूरल इकोनॉमी की कैसे मदद करते हैं। अब ग्लोबल स्टेज पर वापस चलते हैं और देखते हैं कि इंडिया अपने बिजनेसेस को दुनिया में बेचने में कैसे मदद करता है। क्वेश्चन 21 है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन पर। विद रेफरेंस टू द एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट आई, the mission seeks to enhance India's export readiness through compliance and certification support. Statement 2. Under the mission, a credit guarantee scheme offers collateral-free credit with full guarantee coverage. Which one of the following is correct in respect of the above statements? Options are A, B, C or D. थीम है मेड इन इंडिया टू दुनिया तक पहुंचाना। चलो इसे एनालाइज करते हैं। स्टेटमेंट आई मिशन के गोल के बारे में बात करता है, एनहांसिंग एक्सपोर्ट रेडीनेस थ्रू कंप्लायंस एंड सर्टिफिकेशन सपोर्ट। ये किसी भी एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के लिए एक बहुत लॉजिकल और जरूरी ऑब्जेक्टिव लगता है। और ये करेक्ट है। सिर्फ गुड्स प्रोड्यूस करना ही काफ़ी नहीं है। उन्हें यूरोप या यूएस जैसे डेवलप्ड मार्केट्स में बेचने के लिए आपको उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करना होगा, वेरियस सर्टिफिकेशंस लेने होंगे और रेगुलेशंस के एक कॉम्प्लेक्स वेब को नेविगेट करना होगा। ये मिशन एक्सपोर्टर्स, खासकर छोटे MSMEs की यही करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। ओके, तो स्टेटमेंट आई है व्हाट। अब स्टेटमेंट 2 एक स्पेसिफिक टूल के बारे में बात करता है, अ क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर कोलैटरल फ्री क्रेडिट। ये है हाउ। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फाइनेंस तक एक्सेस एक्सपोर्टर्स के लिए एक बड़ी हर्डल है। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स गवर्नमेंट की एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी का एक की कंपोनेंट है। ये बैंक्स को एक्सपोर्टर्स को कोलैटरल मांगे बिना लेंड करने के लिए एनकरेज करता है, क्योंकि गवर्नमेंट एक एजेंसी के जरिए बैंक को एक गारंटी प्रोवाइड करती है। पेरिफेरल नॉलेज के तौर पर यह स्कीम नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड NCGTC द्वारा मैनेज की जाती है। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। अब असली टेस्ट आता है, उनका रिलेशनशिप क्या है? क्या क्रेडिट स्कीम्स स्टेटमेंट 2 रेडीनेस बढ़ाने के पूरे मिशन स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन करती है? पूरी तरह से नहीं। स्टेटमेंट आई मिशन के ब्रॉड ऑब्जेक्टिव या गोल को डिस्क्राइब करता है, जो है ओवरऑल रेडीनेस। स्टेटमेंट 2 उस गोल को अचीव करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स में से एक को डिस्क्राइब करता है, स्पेसिफिकली फाइनेंशियल रेडीनेस। लेकिन मिशन में दूसरे टूल्स भी शामिल हैं, जैसे सर्टिफिकेशंस और स्टैंडर्ड्स में मदद करना, जो नॉन फाइनेंशियल है। तो जबकि क्रेडिट स्कीम मिशन में मदद करती है, वो मिशन को उसकी एंटायरिटी में एक्सप्लेन नहीं करती। वे दो रिलेटेड लेकिन डिस्टिंक्ट फैक्ट्स हैं। आई सी। तो बोथ स्टेटमेंट आई एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। इससे आंसर बी बनता है। ये एक बहुत न्यूआंस्ड डिस्टिंक्शन है। और असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस बिल्कुल यही टेस्ट करते हैं। मेमोरी हैक ये है कि पूछो, क्या बी ए का एकमात्र रीजन है? अगर नहीं, तो वो एक्सप्लेनेशन नहीं है। मिनी रीकैप। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन का गोल ओवरऑल रेडीनेस को बूस्ट करना है और उसका एक की पार्ट क्रेडिट गारंटी स्कीम है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन एक ब्रॉड गोल है और दूसरा एक स्पेसिफिक टूल, इसलिए एक दूसरे का डायरेक्ट रीजन नहीं है। एक्सपोर्ट्स के बाद चलो हमारी इकोनॉमी की फाउंडेशन की ओर मुड़ते हैं, एग्रीकल्चर। क्वेश्चन 22 हमारे किसानों के लिए कुछ टॉप गवर्नमेंट स्कीम्स पर एक मैचिंग एक्सरसाइज है। कंसर्निंग रीसेंट फ्लैगशिप एग्रीकल्चर स्कीम्स, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। 1. स्कीम PM धन धान्य कृषि योजना, की फोकस converges multiple farm schemes in aspirational districts. 2. Scheme PM Matsya Sampada Yojana, key focus bridges gaps across fisheries value chain nationwide. 3. Scheme Mission for Atmanirbharta in Pulses, key focus targets self-sufficiency in selected pulses varieties. How many of the pairs given above are correctly matched? A. Only 1, B. Only 2, C. Only 3, D. None. थीम है फ्लैगशिप एग्रीकल्चर स्कीम्स। चलो इन्हें एक एक करके चेक करते हैं। पेयर 1 PM धन धान्य कृषि योजना को कन्वर्जिंग मल्टीपल फार्म स्कीम्स इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के साथ मैच किया गया है। ये करेक्टली मैच्ड है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम देश के सबसे अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई करता है और वहां एफर्ट्स फोकस करता है। इस स्कीम का एम इन डिस्ट्रिक्ट्स में सभी डिफरेंट एग्रीकल्चरल स्कीम्स को एक साथ लाना है, ताकि मैक्सिमम इम्पैक्ट हो सके। तो ये सिनर्जी के बारे में है। गुड। अब पेयर 2 PM मत्स्य संपदा योजना को ब्रिजिंग लैप्स अक्रॉस द फिशरीज वैल्यू चेन के साथ मैच किया गया है। नाम ही एक बड़ा क्लू है, मत्स्य मतलब फिश। इट्स अ डेड गिव अवे। ये पेयर भी करेक्टली मैच्ड है। ये पूरे फिशरीज सेक्टर के लिए एक मैसिव कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है, फिश फार्मिंग, एक्वाकल्चर से लेकर स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग तक। इसका एम पूरी वैल्यू चेन को मॉडर्नाइज करना है। एक्सीलेंट। और फाइनली पेयर 3 मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस को टारगेटिंग सेल्फ सफिशिएंसी इन सेलेक्टेड पल्सेस वैरायटीज के साथ मैच किया गया है। एक सेकंड के लिए सोचो, आत्मनिर्भरता का मतलब क्या है? सेल्फ सफिशिएंसी या सेल्फ रिलायंस? और स्कीम पल्सेस के लिए है, तो मिशन का फोकस पल्सेस में सेल्फ सफिशिएंसी ही होगा। ये तो नाम में ही है। इंडिया पल्सेस का एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है और हमें बहुत इंपोर्ट करना पड़ता है। ये मिशन इसी को बदलने का एम रखता है। सो ये पेयर भी करेक्टली मैच्ड है। ऐसा लगता है कि तीनों पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं,
इसका मतलब है कि आंसर है सी, ओनली 3। कभी कभी स्कीम्स के नाम ही सबसे बड़े क्लूज होते हैं, अगर आप बस रुक कर सोचें। एब्सोल्युटली गुड ऑब्जर्वेशन। और एक शांत दिमाग कई ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकता है। जब जवाब नाम में ही हो तो किसी स्पेशल मेमोरी हैक की जरूरत नहीं होती। मिनी रिकैप, तीनों स्कीम्स पीएमडीडी के आइसोलेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में फोकस्ड एफर्ट्स के लिए, पीएमएसवाई फिशरीज में ब्लू रेवोल्यूशन के लिए और पल्सेस मिशन सेल्फ सफिशिएंसी के लिए अपने की ऑब्जेक्टिव्स के साथ करेक्टली मैच्ड हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स जो पब्लिक गुड्स हैं से अब प्राइवेट आइडियाज के प्रोटेक्शन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 23 है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। कंसर्निंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। 1. IPR type, patent protection term, 20 years from filing date. 2. IPR type, trademark protection term, 10 years, renewable in successive 10-year blocks. 3. IPR type, copyright protection term, author's life plus 60 years. 4. IPR type, geographical indication protection term, 10 years, renewable for further 10 years. How many of the pairs given above are correctly matched? A. Only 1. B. Only 2. C. Only 3. D. All 4. थीम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर प्रोटेक्शन। ये सब ये जानने के बारे में है कि आपका आइडिया, ब्रांड या इन्वेंशन लीगली कितने समय तक प्रोटेक्टेड है। चलो पेयर्स चेक करते हैं। पेयर 1, पेटेंट फॉर 20 years फ्रॉम द फाइलिंग डेट। ये करेक्ट है। एक पेटेंट जो एक इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करता है, एप्लीकेशन फाइल करने की डेट से 20 साल के टर्म के लिए ग्रांट किया जाता है। 20 साल बाद वो पब्लिक डोमेन में आ जाता है। ओके, अब पेयर 2, ट्रेडमार्क फॉर 10 years, रिन्यूएबल इन सक्सेसिव 10-year ब्लॉक्स। ट्रेडमार्क एक ब्रांड नेम या लोगो होता है, जैसे नाइकी का स्विश। ये डिस्क्रिप्शन भी फैक्चुअली करेक्ट है। एक ट्रेडमार्क इनिशियली 10 साल के लिए रजिस्टर होता है और आप इसे हर 10 साल में इनडेफिनेटली रिन्यू कर सकते हैं जब तक आप इसे यूज कर रहे हैं। अब ये एक और केस है जहां कुछ सोर्स मटेरियल्स या टेस्ट सीरीज में एरर्स हो सकते हैं, लेकिन लेट्स बी क्लियर, स्टेटमेंट जैसा लिखा है वो करेक्ट है। इंटरेस्टिंग। तो हम फैक्ट्स के साथ आगे बढ़ेंगे। पेयर 3, कॉपीराइट फॉर ऑथर्स लाइफ प्लस 60 years के बारे में क्या? ये क्रिएटिव वर्क्स जैसे बुक्स, म्यूजिक या फिल्म्स को प्रोटेक्ट करता है। ये भी करेक्ट है। इंडिया में लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क्स के लिए कॉपीराइट प्रोटेक्शन ऑथर की लाइफ टाइम प्लस उनकी डेथ के 60 साल बाद तक रहता है। ये सुनिश्चित करता है कि उनके हेयर्स भी उनके वर्क से बेनिफिट कर सकें। बहुत लंबा समय। एंड फाइनली पेयर 4, जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI फॉर 10 years, रिन्यूएबल फॉर फर्दर 10 years। ये स्पेसिफिक रीजन के प्रोडक्ट्स के लिए है, जैसे दार्जिलिंग टी या कांचीपुरम सिल्क। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। एक GI टैग इनिशियल पीरियड ऑफ 10 years के लिए रजिस्टर होता है और इसे सब्सिक्वेंट पीरियड्स ऑफ 10 years के लिए रिन्यू किया जा सकता है। तो एक्चुअल लॉज ऑफ फैक्ट्स के आधार पर सभी चारों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो अगर क्वेश्चन और ऑप्शंस करेक्ट इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड हैं, तो आंसर डी ऑल 4 होना चाहिए। ये कंसर्निंग है कि कुछ मॉक टेस्ट्स में ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस पर एरर्स हो सकते हैं। है, और हमारी ड्यूटी आपको करेक्ट वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन देना है। अगर कोई पर्टिकुलर आंसर की दावा करती है कि सिर्फ 2 करेक्ट हैं, तो वो की फ्लॉड है। फैक्ट ये है कि इंडियन लॉ के अनुसार सभी चारों पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं। एक मेमोरी हैक के लिए याद रखिए, एक पेटेंट 20 years के लिए है और कॉपीराइट इतना लंबा है कि आपको कुछ क्रिएट करने के लगभग 1 century तक प्रोटेक्ट करता है। योर लाइफ प्लस 60 years। मिनी रिकैप, आईपीआर लॉज के फैक्चुअल एनालिसिस के आधार पर पेटेंट 20 years, ट्रेडमार्क 10+ years, कॉपीराइट लाइफ प्लस 60 और GI 10+ years सभी करेक्टली डिस्क्राइब्ड हैं। सभी 4 पेयर सही हैं और हमें किसी भी सोर्स से सावधान रहना चाहिए जो कुछ और कहता है। हमने अभी आइडियाज की वैल्यू को प्रोटेक्ट करने की बात की। अब बात करते हैं कि हम मनी की वैल्यू को कैसे मेजर करते हैं, या यूं कहें कि वो वैल्यू कैसे खोती है। क्वेश्चन 24 है इन्फ्लेशन के बारे में। In the context of price indices, consider the following pairs. 1. Index WPI, measurement point wholesale market first point of sale. 2. Index CPI, measurement point factory gate at production stage. 3. Index PPI, measurement point retail outlet final point of sale. How many of the pairs given above are correctly matched? A. Only 1. B. Only 2. C. All 3. D. None. थीम है प्राइस इंडिसेस, या वो 3 अलग अलग थर्मोमीटर्स जो हम इन्फ्लेशन के फीवर को मापने के लिए यूज करते हैं। चलो इन्हें चेक करते हैं। पेयर 1, WPI is measured at the wholesale market first point of sale. ये करेक्टली मैच्ड है। होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI होलसेल या बिजनेस टू बिजनेस लेवल पर प्राइसेस को ट्रैक करता है। ये गुड्स की प्राइस को मेजर करता है जब वे एक बिजनेस से दूसरे को बल्क में बेचे जाते हैं। ओके, पेयर 1 करेक्ट है। अब पेयर 2, CPI is measured at the factory gate. क्या ये सही है? CPI के बारे में हम न्यूज में हर समय सुनते हैं। नहीं, ये इनकरेक्ट है। CPI का मतलब है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। नाम ही बताता है कि ये कंज्यूमर के बारे में है। ये उन प्राइसेस को मेजर करता है जो आप और मैं फाइनल पॉइंट ऑफ सेल पर पे करते हैं, यानी एक रिटेल आउटलेट जैसे ग्रोसरी स्टोर या पेट्रोल पंप पर। फैक्ट्री गेट वो जगह है जहां प्रोड्यूसर गुड्स बेचता है, कंज्यूमर नहीं खरीदता। तो उन्होंने CPI के लिए गलत लोकेशन दे दी है। पेयर 3, PPI measured at the retail outlet के बारे में क्या? दिया है। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स PPI
वो है जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स द्वारा अपने आउटपुट के लिए प्राप्त कीमतों में एवरेज चेंज को मेजर करता है। ये सेलर के पर्सपेक्टिव से मेजर किया जाता है, ठीक फैक्ट्री गेट पर। तो प्रोड्यूसर की प्राइस फैक्ट्री गेट पर पीपीआई और कंज्यूमर की प्राइस रिटेल शॉप पर सीपीआई। उन्होंने बस उन्हें फ्लिप कर दिया है। इसका मतलब है कि सिर्फ पहला पेयर डब्ल्यूपीआई ही करेक्टली मैच्ड है। आंसर है ए, ओनली वन। एग्जैक्टली। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पेरिफेरल नॉलेज, आरबीआई अपने इन्फ्लेशन टारगेटिंग और मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस के लिए सीपीआई, स्पेसिफिकली सीपीआई कंबाइन का यूज करता है। क्यों? क्योंकि सीपीआई आम आदमी के लिए रियल कॉस्ट ऑफ लिविंग को रिफ्लेक्ट करता है, जिसे सेंट्रल बैंक स्टेबलाइज करने का एम रखता है। डब्ल्यूपीआई प्रोड्यूसर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपकी वॉलेट के लिए सीपीआई मैटर करता है। एक अच्छा मेमोरी हैक है, सीपीआई इज फॉर द कंज्यूमर एट द काउंटर, पीपीआई इज फॉर द प्रोड्यूसर एट द प्लांट। मिनी रिकैप, सिर्फ डब्ल्यूपीआई का डिस्क्रिप्शन ही करेक्ट है। सीपीआई रिटेल लेवल पर मेजर किया जाता है और पीपीआई फैक्ट्री गेट पर। क्वेश्चन ने बस आखिरी दो को स्वैप कर दिया था और हम आ गए हैं अपने आखिरी सवाल पर, नंबर 25। हमने इंडिया के दुनिया के साथ एंगेजमेंट से शुरू किया था और हम उसी नोट पर खत्म कर रहे हैं, लेकिन अब एक बहुत गहरी समझ के साथ। चलो रूपी इंटरनेशनलाइजेशन के टूल्स को देखते हैं। रिगार्डिंग रूपी इंटरनेशनलाइजेशन मैकेनिज्म्स, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। 1. अकाउंट, वॉस्ट्रो अकाउंट डिस्क्रिप्शन, फॉरेन बैंक्स अकाउंट इन डोमेस्टिक बैंक करेंसी। 2. अकाउंट, नोस्ट्रो अकाउंट डिस्क्रिप्शन, डोमेस्टिक बैंक्स अकाउंट इन फॉरेन बैंक करेंसी। 3. अकाउंट, special rupee Vostro account. Description: facilitates rupee invoicing and settlement for trade. 4. Account: liberalized remittance scheme. Description: allows residents to remit abroad within annual limits. How many of the pairs given above are correctly matched? A. Only 1. B. Only 2. C. Only 3. D. All 4. सब कुछ एक साथ जोड़ने के लिए एक फैंटास्टिक क्वेश्चन। चलो इन पेयर्स को जल्दी से वेरीफाई करते हैं। इनमें से कुछ पर हम पहले ही बात कर चुके हैं। पेयर 1, Vostro account is a foreign bank's account in domestic bank currency. जैसा कि हमने Q13 में डिस्कस किया, ये करेक्ट है। Vostro is yours, your account with us. Pair 2. Nostro account is a domestic bank's account in foreign bank currency. ये भी करेक्ट है। Nostro equals ours. Our account with you. Pair 3, Special Rupee Vostro account SRVA facilitates rupee invoicing and settlement for trade. ये भी करेक्ट है। SRVA एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म है जिसे आरबीआई ने रूपी बेस्ड ट्रेड सेटलमेंट को प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया है, खासकर करंट जियोपॉलिटिकल क्लाइमेट में। ये वॉस्ट्रो अकाउंट का एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है। और फाइनली पेयर 4, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम LRS, allows residents to remit abroad within annual limits. जैसा कि हमने Q13 में कंफर्म किया, ये भी परफेक्टली करेक्ट है। ये रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए इंडिया से बाहर फंड्स मूव करने का प्राइमरी चैनल है। तो ऐसा लगता है कि सभी 4 पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं। सभी 4 डिस्क्रिप्शंस एक्यूरेट हैं। आंसर है डी, ऑल 4। चलो उस मेमोरी हैक को एक आखिरी बार रिपीट करते हैं क्योंकि ये बहुत यूजफुल है। वॉस्ट्रो इज विदेशी बैंक्स अकाउंट विद अस। नॉस्ट्रो इज O फॉर आवर अकाउंट विद अ फॉरेन बैंक। परफेक्ट। ये इंटरनेशनल बैंकिंग और ट्रेड फाइनेंस के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। मिनी रिकैप, वॉस्ट्रो, नॉस्ट्रो, स्पेशल, SRVA और LRS सभी करेक्टली डिस्क्राइब्ड हैं। सभी 4 पेयर्स बिल्कुल सही हैं। वाओ, क्या मैराथन सेशन था। हम ग्लोबल इकोनॉमी से लेकर पिज्जा की कीमत तक और वापस आ गए हैं। चलो हमने जो बड़े आइडियाज कवर किए हैं उनका एक क्विक फाइनल रिकैप करते हैं। चलो करते हैं। हमने ये समझकर शुरू किया कि हाई RER हमारे एक्सपोर्ट्स को हर्ट करता है और LRE स्कीम करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों के लिए लिबरल है। फिर हमने देखा कि डिजिटल पेमेंट्स के लिए अल्टीमेट बॉस RBI है, फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं, PSS एक्ट की बदौलत। हमने सीखा कि जीनी इंडेक्स ऑफ 0 का मतलब परफेक्ट इक्वालिटी है, लेकिन स्टैंडर्ड HDI इसका यूज नहीं करता। फिर हम रेगुलेशंस पर गए, देखा कि सेबी के पास कोर्ट लाइक पावर्स हैं लेकिन वो कभी रिटर्न्स की गारंटी नहीं देता। हमने RRBs के बारे में एक मिथ बस्ट किया, सीखा कि उनका PSL टारगेट एक मैसिव 75% है, 25% नहीं। हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन में मिशन के गोल और उसके टूल्स के बीच के डिफरेंस को भी क्लैरिफाई किया। और हम यही नहीं रुके, हमने PN मत्स्य संपदा योजना जैसी स्कीम्स के नामों पर ट्रस्ट करना सीखा। हम फैक्ट चेकर्स भी बने, IPR टर्म्स के बारे में फ्लॉड सोर्सेस को करेक्ट किया और कंफर्म किया कि पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स और GI सभी के स्पेसिफिक रिन्यूएबल टर्म्स हैं। हमने 3 इन्फ्लेशन थर्मोमीटर्स को डिफरेंशिएट किया, WPI होलसेल, CPI कंज्यूमर और PPI प्रोड्यूसर। और हमने रूपी इंटरनेशनलाइजेशन के कंप्लीट टूल किट की अपनी समझ को कंफर्म करके खत्म किया, वॉस्ट्रो, नॉस्ट्रो, SRVA और LRS। ये एक इनक्रेडिबली कॉम्प्रिहेंसिव जर्नी थी। और अब हमारे फाइनल थॉट के लिए, सोचने के लिए एक चैलेंज। हमने आज रूपी इंटरनेशनलाइजेशन के टूल्स के बारे में बहुत बात की, तो सवाल यह है, अगर इंडियन रूपी वाकई सफल हो जाता है और US डॉलर की तरह एक ग्लोबल करेंसी बन जाता है, तो एक आम भारतीय नागरिक के जीवन पर इसके 3 सबसे बड़े पॉजिटिव इंपैक्ट्स और 3 सबसे बड़े नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या होंगे? इसके बारे में सोचिए। पेट्रोल और लोन्स की कीमत से लेकर आपके पासपोर्ट की पावर और RBI द्वारा लिए गए डिसीजंस तक सब कुछ कंसिडर कीजिए।
इसका जवाब आपको एक इकोनॉमिक सुपर पावर होने का सही मतलब समझने में मदद करेगा। अगली बार तक सवाल करते रहिए, सीखते रहिए और क्यूरियस बने रहिए।